अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सबके। 11:10 हो गए हैं, इससे ज़्यादा तो हम पहले भी वेट नहीं करते होते। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह अपना सेशन। सबसे पहले तो आप लोगों के अगर कोई टूर है इस वक्त हमारे साथ और हिना है, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं पिछले सेशन से रिलेटेड तो प्लीज़ वो बता दें। और अगर नहीं है तो प्लीज़ कंफर्म कर दें कि कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओके जी। सो आज जो है ना वो फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेबल से, और स्लाइसर्स और फिल्टर्स जो है वो सीखते हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम अगले सेशन के अंदर जो है ना वो अपना सारा कोर्स इंशाल्लाह कवर कर चुके होंगे। ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम है हमारे पास, तो आई वांटेड टू टेल यू गाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट चूंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है और हमने बहुत सारी चीजें कवर करनी थी, सो जो ऑब्जेक्टिव था वो इस कोर्स का कि आपको सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर जो है वो मिल जाए। बाकी डिटेल्स जो हैं वो ऑब्वियसली यू कैन, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यू कैन ऑलवेज गूगल एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ले जी, टेबल से हम स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। हम टेबल्स देखेंगे आज, स्लाइसर्स। बल्कि हम सीखते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक रेंजेस, और फिल्टर्स एंड स्लाइसर्स, और डायनामिक रेंज को ही हम टेबल भी कहते हैं। और क्या है जनाब? ओके, सो व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल्स को हम रख देते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और साथ हम थोड़ा सा लें जनाब। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है तो आप लोगों ने जवाब दिया। एनीवेज, लें जी। हम लेते हैं अपने पास जनाब सेल्स का डाटा, और लेट से मेरे पास, अच्छा जी, चैट में कौन कह रहा है जनाब? जी अस्सलाम वालेकुम, आप साहब कैसे हैं? आप ठीक हैं? अच्छा जी, आप साहब हम आज जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करने लगे हैं कि स्टैटिक और डायनामिक रेंज टेबल में वो क्या होती हैं, और जो डायनामिक रेंजेस हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और किस तरह से हम उनसे बेनिफिट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टैटिक रेंज जो है वो आपकी नॉर्मल कोई भी रेंज होगी। सो मेरे पास यहाँ पे लेट्स से 1 2 3, और ये मैंने डेटा लिख लिया है, ये मेरी स्टैटिक रेंज है। ठीक है जी। मैंने अब कोई भी डेटा कहीं पे एक जो रेंज बनाई हुई है, हमने पहले भी ये सीखा था कि इसको हम रेंज भी कहते हैं, अरे भी कहते हैं। ये जो मैंने सिलेक्शन की है इसको, बेसिकली रेंज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ a few number of rows and a few number of columns. हमारे केस में यहाँ पे जो रेंज है वो C3 से लेके F9 तक है। ठीक है जी। अच्छा जी, डेटा हम थोड़ा सा बना लेते हैं, और हम कहते हैं लेट से नेम और क्लास मार्क्स और read। ठीक है जी।
अच्छा जी, लेट्स से जनाब इन्होंने लिए हैं 40, इन्होंने लिए हैं जनाब 50, इन्होंने लिए हैं जनाब 30, 35, 26। लेट्स से ग्रेड है हमारे पास अप टू 25 स्टेटस। अच्छा, सो आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं अब ये मुझे सारी रेंज खुद से बनानी पड़ रही है, ठीक है, और मुझे सारी चीजें लिखनी पड़ रही हैं। अच्छा, लेट से मैं यहाँ पे परसेंटेज निकालता हूँ और हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स हैं 50, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर मैंने परसेंटेज निकाली है, दिस डिवाइडेड बाय ये मैंने 50 दिया और मैंने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कर दिया है ताकि ये फॉर्मूले को ड्रैग करूं तो जो वो वाली जो बेस वैल्यू वो फिक्स रहे, ठीक है जी। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और डेसिमल्स खत्म कर देते हैं और स्टेटस जो है वो हम लेकर आएंगे जनाब वी लुकअप से। ये हमारे मार्क्स हैं और सो वी लुकअप हमने सीखा हुआ ट्रू के साथ। सो हम इन दोनों को पकड़ते हैं, यहाँ से इसको मैंने फिक्स किया रेंज को 1 और 1 के साथ। ओके, सो इसके साथ मुझे लिखना है फेल और पास और इसको हम चेंज कर लेते हैं, के की बजाय ये जाएगी एल तक और कॉलम नंबर 2, ठीक है जी। सारे चूंकि 25 से ऊपर है इसलिए सारे लोग पास हो रहे हैं। हमें लेट से ये कर देते हैं जनाब 24, लें जी ये फेल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये अब एक मेरी स्टैटिक रेंज चल रही है और इसके ऊपर मैंने जब फॉर्मूला लगाया है तो मुझे यहां तक करना पड़ा है इसको ड्रैग, ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स अब हम देखते हैं कि डायनामिक रेंज के अंदर क्या होता है, ठीक है जी। मैंने वैल्यूज पेस्ट की, ये हम खत्म कर देते हैं और ये हेडिंग्स रहेंगी। सो मैंने इसको कन्वर्ट करना है डायनामिक रेंज में। एक्सेल के अंदर जो टेबल्स हैं बेसिकली वो मेरी डायनामिक रेंजेस कहलाती हैं। तो मैं अपनी रेंज सेलेक्ट करूंगा, क्रिएट टेबल करूंगा और वो मेरे से पूछ रहा है माय टेबल हैज हेडर्स। जी, तो मेरे पास हेडिंग्स हैं। अगर मैं नहीं करूंगा तो वो क्या करेगा, ऊपर कॉलम 1 2 3 की खुद हेडिंग्स क्रिएट कर देगा। बट मेरे पास हेडिंग्स हैं तो मुझे हेडिंग्स का बताना है कि मेरे पास हेडिंग्स हैं, ठीक है जी। लें जी, सो टेबल की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एक तो मेरे पास जिसको हम कहते हैं बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स, ठीक है जी। सो मेरे पास ये बैंडेड रोज आनी शुरू हो गई हैं, ये जो हाईलाइट हो रही हैं एक ब्लू लाइट। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से डिस्टिंक्शन नजर नहीं आ रही, ठीक है जी। सो सबसे पहले तो मेरी बैंडेड रोज एंड कॉलम्स की प्रॉपर्टीज इनेबल हो जाती हैं इस डायनामिक रेंज के ऊपर। ये डाटा आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और आप जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल डिजाइन की एक नई टैब आपके पास आना शुरू होती है। अच्छा, अब इस जो टैब है इसके अंदर आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। मेरे पास लाइट कलर्स हैं, फिर ये मीडियम की रेंज है और उसके बाद डार्क की है। और मैं कोई अपनी मर्जी का स्टाइल बना के सेव करा के उसको रीयूज भी कर सकता हूँ। सो मुझे यूजली जो मैं यूज करता हूँ वो मीडियम वाली कैटेगरी यूज करता हूँ क्योंकि लाइट के अंदर हेडिंग्स नहीं आपकी हाईलाइट हो रही और डार्क जो है वो बहुत डार्क हो जाता है। सो मीडियम यूजली मुझे अच्छा लग रहा होता है। सो आई विल गो विद दिस। अच्छा जी, सो एक तो ये बात होगी स्टाइल्स की। अच्छा, फिर देखें जो फिल्टर का बटन है, आप क्लिक करें, फिल्टर का बटन चला जाएगा, क्लिक करें, लें, ठीक है जी। अच्छा जी, फर्स्ट कॉलम को मैंने बोल्ड किया है, नहीं किया। लास्ट कॉलम को बोल्ड किया, नहीं किया। अच्छा जी, बैंडेड कॉलम्स भी आप लेकर आ सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे इसको क्लिक किया है तो कॉलम्स के ऊपर भी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, टेबल डिजाइन में जाएंगे और बैंडेड कॉलम्स देखें, इसी तरह बैंडेड रोज, ठीक है जी। और टोटल रो भी आपने अगर इनेबल करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर
एक्सेल के अंदर एक फीचर है स्लाइसर्स के नाम से, ठीक है। अच्छा, स्लाइसर्स जो है वो बेसिकली यही फिल्टर्स हैं जो हमारे डाटा पे हैं। अच्छा, मुझे अगर इस डाटा पे फिल्टर्स ऐड करने हैं तो मुझे इसको खुद सेलेक्ट करके इसके ऊपर फिल्टर जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर फिल्टर लगेगा। टेबल के अंदर बाय डिफॉल्ट फिल्टर्स पहले ही लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, इस रेंज के ऊपर जो है वो मैं स्लाइसर्स भी ऐड नहीं कर सकता। सो स्लाइसर जो है वो मैं टेबल्स और पिवट टेबल्स पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी। सो पिवट टेबल्स के अंदर भी टेबल्स की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी हम जितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं टेबल्स की, पिवट टेबल्स में भी वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी, एक्सेप्ट ये कि पिवट टेबल्स हैं वो डेटा की समरी भी बना रहे होते हैं साथ साथ, ठीक है। बाकी जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने लगे हैं सारी, वो सारी पिवट टेबल्स के अंदर भी होती हैं। सो इट ऑल्सो मीन्स कि वहां पे भी आप स्लाइसर्स यूज कर सकते हैं। और अभी हमने जो अपने लास्ट जो हमारा नेक्स्ट सेशन है इंशाल्लाह, उसके अंदर हमने डैशबोर्डिंग सीखनी है यूजिंग पिवट टेबल्स एंड स्लाइसर्स। तो वहां पे हम पिवट टेबल्स के साथ स्लाइसर्स भी यूज करेंगे। सो फॉर नाउ, सो मैं टेबल्स में गया। सो किसने ज्वाइन किया जी? अतर ने ज्वाइन किया। एनीवेज, सो इंसर्ट करते हैं, यहाँ से भी आप स्लाइसर्स ऐड कर सकते हैं और टेबल डिजाइन के अंदर भी आप जाके स्लाइसर्स ऐड कर सकते हैं। सो मैं सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड आ रहे हैं। ओके, सो हम कहते हैं कि जनाब इन लोगों को हम क्लास 10 और 9 में डिस्टिंक्ट कर देते हैं। 10 और ये लोग 9, 9 और 9 के हैं, ठीक है जी। और सेम इधर भी कर देते हैं। अच्छा जी, मैं टेबल डिजाइन में गया और सो मेरे पास डेटा को फिल्टर करने का एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से जाऊं और ये 9 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो ये डेटा थोड़ा, इसलिए आपको शायद लग रहा होगा कि इस चीज का कोई यूज नहीं है, बट आपके पास व्हेन यू हैव ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा तो आपको फिल्टर्स ऑब्वियसली यूज करने पड़ते हैं, ठीक है जी। आई कैन ऑल्सो डू कि मैं इसकी बजाय 10 ले लूँ। तो मुझे ये आप देखने के मेन्यू ड्रॉप डाउन खोल के चूज करके और फिर सारा कुछ करना पड़ा। सो मैं स्लाइसर इंसर्ट करता हूँ और उसने मुझे जो हेडिंग्स आ रही हैं टेबल की वो दे दी हैं, सही है। सो आई विल गो विद क्लास एंड लेट्स जी, हम स्टेटस के साथ चले जाते हैं, ठीक है जी। ओके किया हमने। सो मेरे पास ये दो चीजें आ गई हैं, ठीक है जी। स्टेटस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है। क्लास के अंदर ऑब्वियसली 9 एंड 10 लिखा हुआ है तो ये आ गया, ठीक है जी। जैसे टेबल के डिजाइन और स्टाइल्स थे, इस तरह स्लाइसर के स्टाइल्स भी हैं। इसमें लाइट और डार्क दो हैं। सो लेट्स गो विद दिस एंड इस वाले को हम ब्लू, ठीक है जी। सो स्लाइसर्स भी जो है वो फिल्टर्स ही हैं, बट इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है। सो मैं यहाँ से ये 9 पे क्लिक करता हूँ। सो ये देखिए 9 हो गया, और 10 पे क्लिक किया तो 10 हो गया। और अगर मैंने मल्टी सेलेक्ट करना है तो मैं मल्टी सेलेक्ट को चूज करूंगा और दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर मैंने फिल्टर्स जो लगाए हुए हैं उनको रिमूव करना है तो रिमूव कर दूंगा। सो हम एक और ऐड करते हैं क्लास इसमें। 8 और 8 ऐड किए हमने, ठीक है जी। सो ये देखिए आपके पास 8 और 8 यहाँ पे अपीयर होने शुरू हो गई है। और मैंने 8 की, 9 की डीसेलेक्ट करनी है मैं दोबारा सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। स्टेटस के अंदर अभी कुछ है नहीं इसलिए नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सो दीज आर स्लाइसर्स। सो स्लाइसर्स आर बेसिकली एलिगेंट फिल्टर्स। अच्छा जी, अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और दिस। अच्छा, अब जो टेबल की दूसरी प्रॉपर्टी है, मैं टेबल की जब भी कोई फील्ड उठाऊंगा तो वो टेबल की हेडिंग के साथ फील्ड उठाएगा, ठीक है। और जबकि हमने स्टैटिक रेंज में जब फील्ड्स उठाई थी तो उसने हमें स्टैटिक वैल्यू बताई थी, हमने E4 पिक किया था यहाँ से। लेकिन जब हम यहाँ पे जाएंगे तो वो मार्क्स ऑब्टेन्ड को पिक कर रहा है, वो 24 को पिक नहीं कर रहा, वो E15 को पिक नहीं कर रहा, वो मार्क्स ऑब्टेन्ड को पिक कर रहा है। मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय 50, और हमने F1 को कहा था कि हम एब्सोल्यूट करेंगे ताकि सबके ऊपर चला जाए। अच्छा, ये देखें। सो जैसे ही मैंने एंटर किया है, तो जहां जहां पे मार्क्स ऑब्टेन्ड थी वैल्यू, उसने उसके साथ डिवाइड करके परसेंटेज निकाल दिया। मुझे अपना फॉर्मूला को ड्रैग ड्रॉप नहीं करना पड़ा। इस फीचर को हम फ्लैश फिल का फीचर कहते हैं, और ये बेसिकली टेबल के अंदर जो है वो उसने फ्लैश फिल खुद से ही कर दिया। परसेंटेज अप्लाई करते हैं और नहीं जी। इसी तरह स्टेटस की हम बात करते हैं, तो हमने वी लुकअप लगाया और अब आप देखें कि वी लुकअप भी जो है वो मार्क्स ऑब्टेन्ड से पिक करने हम लोग। और यहाँ पे हमारे पास टेबल था ये वाला, इसको फिक्स किया
कॉलम 2 एंड 1 नहीं जी। सो इसके ऊपर भी फ्लैश विल ऑटोमेटिकली सारे का सारा हो गया। अच्छा जी, अतर मुख्तार कहते हैं ग्रेट सर, इट मीन इफ वी वांट मल्टीपल फिल्टर्स वी कैन यूज स्लाइसर्स। सर कैन यू प्लीज शेयर इफ वी हैव डिफरेंट टेबल्स और डेटा इन सेम शीट हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स मोर देन वंस। जी मुख्तार, इंशाल्लाह हमने बड़ी डिटेल के अंदर जो है ना वो स्लाइसर्स के साथ प्ले करना है नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह, जो हमारा आखिरी होगा, और वहां पे हम लोग स्लाइसर्स एंड पिवट टेबल्स को यूज करते हुए डैशबोर्डिंग भी सीखेंगे इंशाल्लाह। ले जी। सो एक प्रॉपर्टी हमने ये देखी कि बैंडेड रोज एंड कॉलम्स हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये देखी कि जो आपका डेटा पिक होता है, डेटा इज पिक्ड यूजिंग कॉलम हेडिंग्स एंड देन फ्लैश फील्ड। ठीक है जी। अच्छा तो लेट्स से मैं चाहता हूं कि मैं देखूं मेरा ओवरऑल एवरेज के, तो ऑब्वियसली एक तरीका ये, यहाँ पे मुझे एवरेज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एवरेज देखने के लिए मेरे पास दो तरीके, यहाँ तो मैं इन सबको सम करूं और इन सबको डिवाइड कर दूं, कितने लोग हैं जी, ये 6 के साथ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं एवरेज का फॉर्मूला यूज कर लूं। ठीक है जी। दूसरा तरीका मेरे पास ये है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, ऑल्ट और इक्वल का बटन दबाना है। ऑल्ट और इक्वल का बटन कि मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे मुझे दबाना है ऑल्ट और ये इक्वल का बटन दबाना है। तो ये देखें बेसिकली जो हम यूजुअली सम का शॉर्टकट यूज कर रहे होते हैं, ऑल्ट इक्वल का या ऑल्ट प्लस वाला, तो उसने फौरन यहाँ पे सम जो है वो कर दिया और यहाँ पे उसने टोटल लिख दिया। और अभी मैं ड्रॉप डाउन खोलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस नजर आना शुरू हो गई हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि जो पिवट टेबल की वैल्यू वाली फील्ड्स होती हैं उसके अंदर भी यही ऑप्शंस हमारे पास आ रही होती हैं। सो नन, एवरेज, काउंट, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यूज भी देख सकते हैं। सो जी मैक्सिमम ये है जनाब। अच्छा जी, सम क्या है इनकी, सम ये है। इनकी एवरेज क्या है जी, इनकी एवरेज ये है। इसी तरह यहाँ पे उसने जो है वो सब टोटल का फॉर्मूला अप्लाई किया और काउंट कर दिया। और सब टोटल का फॉर्मूला जो है बेसिकली वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सब टोटल का फॉर्मूला बेसिकली ये करता है कि जो डेटा आपको नजर आ रहा है ना उसको काउंट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो इससे तो हमने सब टोटल किया है इस स्टेटस के कॉलम का, इसमें जो ऑटोमेटिकली करके दे दिया आपको। सो अगर मैं 9 पे क्लिक करता हूँ तो 9 मैंने फिल्टर आउट कर दिया है। सो अब देखिए मेरे पास पीछे क्लास 8 और 10 में 4 लोग बचे हैं तो उसने काउंट को भी चेंज कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो सब टोटल का ही लगा हुआ है। ठीक है। सो अब ये जो वैल्यूज नजर आ रही हैं इनकी एवरेज हो रही है। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो हमने इनको 8 और 8 किया था जी, 8 और 8 किया था। नहीं जी, मैं क्लास 9 निकालता हूँ यहाँ से तो मेरे पास अभी भी यहाँ पे 32 ही लिखा हुआ है, क्योंकि 32 अभी भी पूरी की पूरी रेंज पे लगा हुआ है E4 से लेके E9 तक। हालांकि 8 और 9 हमें नजर ही नहीं आ रही। यहाँ पे भी ऐसे ही है, बट रेंज सारी सिलेक्ट हुई हुई है। लेकिन चूंकि हम सब टोटल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ उस डेटा के ऊपर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जो रोज हमें विजिबल है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट स्कूल अबाउट सब टोटल का फंक्शन। और सब टोटल में हमारे पास दो तरह के फंक्शंस हैं। एक हमारे फंक्शंस यूज होते हैं, ये देखें आप, एवरेज आपको 1 नजर आ रहा है और 101 भी एवरेज नजर आ रहा है। इसी तरह सम इज 109 एंड खाली 9 भी सम है और 109 भी सम है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस जो है ना वो बेसिकली यही है कि आपको जो डेटा नजर आ रहा है आपने सिर्फ उसका सम करना है या सारे डेटा के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना है। दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। ठीक है जी। सो टेबल की एक और प्रॉपर्टी हमने देखी कि टेबल के ऊपर टोटल की रो ऐड हो जाती है और उसके ऊपर आप डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास अगर यहाँ पे भी कुछ होता तो ये देखें मैं इसके ऊपर भी ये यही काम कर सकता हूँ। उसने बाय डिफॉल्ट नहीं किया क्योंकि इट अंडरस्टैंड्स कि इसको मुझे सम करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। सो टोटल रो। अच्छा जी, उसके अलावा टेबल के बाहर भी जाके अगर मैं कुछ पिक करता हूं तो फिर भी वो उसी तरह से पिक होगा। अब मैं टेबल का के अंदर नहीं बैठा हुआ, फिर भी ऐसे होगा। ठीक है। अच्छा, फिर
एक और चीज ये कि मैं यहाँ पे लेट से लिखता हूँ ग्रेड, ठीक है जी। और ये देखें, अब ये जो मेरी रेंज है उसका पार्ट नहीं बना ग्रेड, ठीक है जी। बट अगर मैं यहाँ पे ग्रेड लिखता हूँ टेबल के बिल्कुल साथ, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। सो इसके बिल्कुल नेक्स्ट कॉलम के अंदर राइट साइड पे या नीचे की तरफ अगर मैं कुछ लिखता हूँ, ये देखें। दोबारा उसने क्या किया, इसको भी इस टेबल का पार्ट बना दिया और जो मेरी रेंज है वो अपडेट हो गई है। इसको हम कहते हैं डायनामिक रेंज, इसको हम कहते हैं डायनामिक रेंज। ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। और इसके साथ आप जैसे ही कॉलम्स ऐड करते हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। आपको यहाँ पे बॉटम राइट के ऊपर छोटा सा ब्लू एरो सा नजर आ रहा होगा, और बड़ा करते हैं, ये वाला, दिस वन, ठीक है जी। सो ये मैं बेसिकली बता रहा है कि यहाँ पे टेबल का एंड हो रहा है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ये ऐड करता हूँ, सो ये देखें ये और आगे चला गया, ठीक है जी। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे कोई बंदे का नाम ऐड करता हूँ, लेट से हम लिखते हैं, ये देखें ये भी उसका पार्ट बन गया। और आप देख रहे हैं कि फॉर्मूलाज उसने दोबारा से कैरी कर रही है नीचे, ठीक है। सो मुझे सिर्फ अपना ये लिखना है रिजल्ट, और ये ऑटोमेटिकली मेरे पास सारा कुछ पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। सो डायनामिक रेंज विच ऑटोमेटिकली, इसके काफी यूजेस हैं। आप फॉर एग्जांपल अब आप एक जगह पे एक डेटा लिख रहे हैं और आपने उसके ऊपर फॉर्मूला लगाया था, सो फॉर एग्जांपल मैंने वी लुकअप लगाया था, सो मैं वी लुकअप अपने टेबल से भी लगा सकता हूँ, ठीक है जी। सो अब मैंने वी लुकअप लगाया हुआ है, सो देखिए अब वी लुकअप लगा हुआ है टेबल 5। अच्छा, टेबल्स रीनेम भी हो जाते हैं, ठीक है। सो इस रेंज को मैं रीनेम कर सकता हूँ। टेबल डिजाइन में गया और यहाँ से मैंने ये लिखा टेबल 5 क्लास डाटा। इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पेस और दूसरे कैरेक्टर्स यूज नहीं होते, तो मैं अंडरस्कोर के साथ लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं एंटर करना पड़ेगा, तो फिर ये नाम सेव होगा। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो ये नाम सेव नहीं होगा अच्छा, अब मैंने इस रेंज के ऊपर जितने भी फॉर्मूलाज लगाने हैं वो फॉर्मूलाज भी डायनामिक हो जाएंगे, क्योंकि ये रेंज फॉर्मूला के अंदर वो रेंज जाएगी। सो लेट से मैं कहता हूँ जी मुझे हमाद की क्लास देखनी है, ठीक है जी। सो हम कहते हैं नेम और क्लास। अच्छा, इसी तरह हमारा जो डेटा वैलिडेशन के अंदर हमने ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने सीखे थे, वो भी डायनामिक हो जाते हैं। देखते हैं कैसे, ठीक है जी। सो मैंने सोर्स ये ली और ये मैंने टेबल के ऊपर से ये दे दिया, ठीक है जी। सो मेरे पास यहाँ पे ये लोग आ रहे हैं। सो अगर अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो देखें एंड के ऊपर हीरा भी जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। सो अगर यही मैंने काम अपनी स्टैटिक रेंज के ऊपर किया होता यहाँ पे और मैं इसके नीचे कुछ ऐड करता, तो ये देखेंगे उसका पार्ट नहीं बना, ठीक है जी। आई एम श्योर यू गाइस गेट द आइडिया कि डायनामिक रेंजेस का कितना ज्यादा फायदा है। अच्छा जी, सो इसके ऊपर अब हम वीलुकअप लगाते हैं और जो आप देख रहे हैं कि रेफरेंस भी वो टेबल क्लास डाटा का खुद उठा रहा है। उसके बाद उसने ऑल लिया और कॉलम नंबर्स उसने ले लिए हैं साथ, और मुझे कॉलम नंबर 2 चाहिए और एग्जैक्ट मैच चाहिए। नहीं जी, चूंकि मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो ये मेरे पास किया, ठीक है जी। अच्छा, सो इसको भी हम यहाँ पे प्लेस करते हैं और लेट से हम इस रो को डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें से ये ऑब्वियसली चली गई। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि लेट से मैंने हीरा को ऐड किया और ये देखिए, ठीक है जी। और हीरा की लेट से क्लास मैंने लिखी 9 और यहाँ पे मैंने क्लास हीरा को लिया तो उसकी 9। सो हो ये रहा है कि देखें आपका वी लुकअप जो है वो भी उसने नीचे ड्रैग कर लिया है। ये देखें वी लुकअप जो है वो मेरा कहाँ तक लगा हुआ है, वी लुकअप मेरा लगा हुआ है यहाँ तक, ठीक है जी। रो नंबर 21 तक आया हुआ है।
जैसे ही मैंने नीचे कोई बंदा ऐड किया है तो मेरा वी लुकअप भी एक्सटेंड होके नीचे तक चला गया। ठीक है जी। सो डायनामिक, मेरे फॉर्मूलाज भी डायनामिक हो जाते हैं। ठीक है जी। सो आई थिंक दिस इज अबाउट डायनामिक रेंजेस। और कोई चीजें मेरे जेहन में आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। टेबल डिजाइन में हम देख लेते हैं, हमारे पास और कोई चीजें हैं। हाँ, सो इसके ऊपर अब आप जब पिवट टेबल ऐड करेंगे तो पिवट टेबल का जो डेटा है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, आपको आके डेटा सोर्स चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज अच्छी जेहन में आ गई है, आपको बता देता हूँ। सो मैंने इस डेटा को लिया और इसके ऊपर मैंने कहा कि जनाब मैंने पिवट टेबल लगाना है। ठीक है जी, और मैंने पिवट टेबल ऐड कर दिया और मैं नीचे डाटा ऐड करता जा रहा हूँ या राइट साइड पे डाटा ऐड करता जा रहा हूँ, तो वो पिवट टेबल की रेंज का पार्ट नहीं बन रहा। यार थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। नहीं जी। सो अब यहाँ पे हमने ऐड किया जनाब कैसर, तो और इसको अगर हम रिफ्रेश भी कर लेते हैं तो फिर भी कैसर जो है ना वो मेरे नामों के अंदर अपीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं ये देखें चेंज डाटा सोर्स करना चाहता हूँ तो मेरा डाटा सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे देखते हैं टेबल के ऊपर क्या होता है। टेबल के ऊपर गया और इंसर्ट पिवट टेबल रेंज एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाते हैं, इसके साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं। ओके किया है। नहीं जी, और मैं अगर नेम लेता हूँ तो कैसर मेरी उसका पार्ट है, और अगर मैं कोई नया भी ले लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो देखें अकरम भी आ गया। ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मेरी डेटा सोर्स है वो डेटा सोर्स की पूरी टेबल है और वो टेबल अपडेट हो रहा है तो सारा कुछ अपडेट होता जा रहा है। ठीक है। तो पिवट टेबल्स के अंदर भी आप डायनामिक रेंजेस को यूज कर सकते हैं। तो आपका डेटा, आपकी जो जो भी टेबल है, सो जब भी वो अपडेट होता रहेगा तो ऊपर आपके पिवट टेबल्स भी अपडेट होंगे, आपके फॉर्मूलाज भी अपडेट होंगे, आपने रेफरेंसेस जो लगाए हुए हैं वो भी अपडेट होंगे। तो इस वजह से डायनामिक रेंजेस या टेबल्स हैं वो बड़ा पावरफुल टूल बन जाते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या है इसमें जनाब? अच्छा हाँ, अब आपने इसको टेबल को नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू रेंज, तो ये आपकी स्टैटिक रेंज बन जाएगी। फॉर्मेटिंग वो आपकी रखेगा फिर भी। इसको मैं करता हूँ कन्वर्ट टू रेंज, यस। नहीं जी, अब ये टेबल खत्म हो गया है, इसके ऊपर से टेबल की टैब भी चली गई है और अब ये नॉर्मल रेंज बन गई है जो कि थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये अब नॉर्मल रेंज बन गई है मेरी। ठीक है जी। मेरे पास, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ABC, तो ये इसका पार्ट नहीं बना रहा। ठीक है जी। अच्छा जी। ले जी, दिस इज अबाउट इट। यहां तक कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज बताएं। जी अतर, आपका, हिना का और तूर, आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज? वैसे इसका मतलब होता है कि सारा कुछ समझ आ रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अगर कोई सवाल ना आ रहा हो तो। नहीं जी, इसका मतलब है सबको सारा कुछ समझ आ रहा है। Sir, if we have static tables more than one in a sheet, how to apply filters on more than one table? नहीं यार, स्टैटिक रेंज, अच्छा इसको एक तो टेबल ना कहें, टेबल का मतलब होता है कि वो डायनामिक रेंज है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी स्टैटिक रेंज के ऊपर एक शीट पे मल्टीपल फिल्टर्स एक्सेल नहीं ऐड करने देता। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप मल्टीपल टेबल्स ऐड कर लें और उनके ऊपर मल्टीपल फिल्टर्स लग जाएंगे। स्टैटिक रेंजेस के ऊपर मल्टीपल फिल्टर्स नहीं लग सकते। मेरे पास ये है, और अगर मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ टेबल में तो इस पे भी फिल्टर लगे हैं और इस पे भी फिल्टर लगे हुए हैं। जबकि अगर मेरे पास ये स्टैटिक रेंज हो, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं निजी, और इस पे फिल्टर लगाते हैं और इस पे फिल्टर लगाते हैं, तो पहले नीचे वाले से खत्म होगा फिर ऊपर वाले पे लगेगा। तो आप टेबल पर आके कर लें।
बस टेबल में आपने इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आप साइड पे कोई कॉलम्स ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली यू हैव टू फोरकास्ट और फोरसी कि आपने साइड पे कोई कॉलम्स अगर ऐड होंगे तो वो ऑब्वियसली आपका जो टेबल है वो एक्सटेंड हो जाएगा। इसी तरह नीचे अगर आप ऐड करते हैं तब भी टेबल आपका एक्सटेंड हो जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना होता है, अदरवाइज टेबल्स को आपको यूज करना चाहिए अगर आपने मल्टीपल फिल्टर्स ऐड करने हैं। जी और कोई क्वेश्चन प्लीज। ओके जी, नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑल्ट प्लस इक्वल। जी ऑल्ट प्लस इक्वल तो सब यूज होता है। सो मेरे पास ये वैल्यूज हैं, इसको हम कहते हैं हॉट की। सो नहीं जी, ये वही मैं आपको बताने लगा, ये ओवरऑल चलता है। ये मेरे पास अब स्टैटिक रेंज है तो सब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। और सो यहाँ पे मैंने ऑल्ट और ये इक्वल किया तो ये देखिए इसने सम कर दिया। ठीक है, इसको मैं एंटर करूंगा, ये हो जाएगा। अच्छा, ये ऑल्ट इक्वल का एक और बड़ा मजेदार चीज है, मुझे ये यूज करते हुए डिस्कवर हुई थी। सो लेट से मेरे पास इस तरह से है, ठीक है, और मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और अब मैं ऑल्ट और इक्वल दबाऊंगा तो सबके ऊपर अप्लाई कर दिया। ये बड़ी जबरदस्त चीज है इसकी। अच्छा, इनको ना हम ये जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं इनको हम कहते हैं हॉट कीज। ठीक है, और एक होते हैं आपके शॉर्टकट्स, एक होती हैं आपकी हॉट कीज। हॉट कीज जो है ना वो आप डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे कंट्रोल बी है, कंट्रोल सी है, कंट्रोल वी है, ये हॉट कीज है। शॉर्टकट जो है ना वो आप ऑल्ट वगैरह से घूम घूम के जा रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अतर के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। अच्छा जी, अतर कहते हैं कि जी सर्च स्लाइसर ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर टेबल्स और कैन बी अप्लाइड टू स्टैटिक रेंज एज वेल। जी स्लाइसर की जो ऑप्शन है ना वो सिर्फ टेबल्स एंड पिवट टेबल्स दोनों के लिए चलती है, स्टैटिक रेंज के ऊपर स्लाइसर्स अप्लाई नहीं होते। और जी कोई क्वेश्चंस? तो सब आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर प्लीज कंफर्म कर दें, और अतर आप भी कंफर्म कर दें। ओके जी, जबरदस्त। ओके जी। ले जी, सो हमने फिल्टर्स और स्लाइसेस भी देख लिया और स्टैटिक और डायनामिक रेंजेस भी देख ली। ले जी, नेक्स्ट जो है ना वो व्हाट इफ एनालिसिस जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त टूल है एक्सेल का। और नहीं जी, सो हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और लेट्स मेक इट स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। सो मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एक फिनिश प्रोडक्ट बन रही है और मेरे पास उसमें रॉ मटेरियल फिनिश गुड है, इसमें RM3 ऐड होता है। ये RM1 और RM2 से बनती है और इसकी रेशियो ना 70 और 30 है, लेट्स से 70% और 30% है। ठीक है जी। और फिनिश गुड जो है उसमें मैं लेट्स से मैं कहता हूँ जी सेमी फिनिश गुड 1 और RM3 ऐड होते हैं और लेट्स से ये 20 80 और 20 की रेशियो। ठीक है जी। अच्छा जी।
नहीं जी, हम मेरा ख्याल अपनी सेल्स की एग्जांपल की तरफ चलते हैं और आई थिंक उससे ये ज्यादा अच्छा समझाया जा सकता है। ओके, चले हम यूं करते हैं। सो 100 माइनस 70 ये कर लेते हैं और 100 माइनस 80 ये कर लेते हैं। और क्वांटिटी रेट exclusive value sales tax rate sales tax value ठीक है जी। और हम लेट से करते हैं परसेंटेज मार्जिन। नहीं जी, अगर आप प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी 10, 20, 30 रेट हम लेते हैं जनाब 10, 7, 5 एक्सक्लूसिव वैल्यू ऑब्वियसली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेट लेट से मैं कहता हूँ अगर आप 17% ले लिया और वैल्यू दिस प्लस दिस मार्जिन जो है वो लेट से मैं कहता हूँ 20% है इसके ऊपर। ले जी, अच्छा अब ये हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है, इसको मैं फिलहाल खत्म कर रहा हूँ और ऑब्वियसली जो व्हाट इफ एनालिसिस का यूज है वो बहुत एडवांस लेवल पे किया जा सकता है। मैं आप लोगों को बस सिंपल लेवल पे उसका फ्लेवर दे रहा हूँ। सो मेरे पास लेट से मैं कहता हूँ जनाब सेल्स टैक्स का रेट और प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो प्रॉफिट सेल्स टैक्स रेट 17% यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20% यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है जी, और सेल्स टैक्स का रेट हम उठा के यहाँ से ले आते हैं और इस तरह मार्जिन का रेट उठा के ले जी। सो ये सारा कुछ करने के बाद मेरे पास टोटल मार्जिन आ रहा है मेरा ये। अच्छा जी, अब देखना हमने क्या है कि जनाब इसमें मेरे पास ये कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग ब्लू कलर कर लेते हैं। ठीक है जी, ये कैलकुलेट हो रहा है, ओके, ये भी वहां से आ रहा है, ओके, ये भी वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी, अच्छा इसी तरह ये हमने पिक कर लिया, ये कैलकुलेशन है, ये भी कैलकुलेशन है, ये वहां से पिक हो क्या आ रहा है वेरिएबल, और ये बाकी कैलकुलेशन सारी। ठीक है, सो अब ये जो हमने एक छोटा सी कैलकुलेशन किए हैं, छोटा सा जो मॉडल बनाया है, इसके अंदर हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं, कैलकुलेट होकर आ रही हैं, और कुछ जो हैं वो हमारे पास इसमें वेरिएबल्स हैं जिनको हम खुद इंसर्ट कर रहे हैं, हमारी अजम्पशन है जिनको हम चेंज करेंगे, तो हम ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि हमारा डाटा या आंसर जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो। जैसे मैं इसको अगर 40 करूंगा तो ये मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत छोटा टेबल है और बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो मैं इधर ही चेंज कर करके देख रहा हूँ।
So I can also have a very complex model and a very complex calculation, और multiple sheets हो सकती हैं multiple sources से, multiple sheet और multiple calculations के बाद मुझे एक result मिल रहा हो सकता है. और what if analysis basically करता ये है, so मैं ये चाहता हूँ, मैं ये देखना कि so दो चीजें हैं. एक हमने देख रहे हैं जनाब गोल सीक, और फिर एक हमने देख रहे हैं डेटा टेबल्स. ठीक है जी. सो हम डेटा में गए और यहाँ पे मेरे पास व्हाट इफ एनालिसिस पड़ा है. ठीक है जी. अच्छा जी. सिनेरियो मैनेजर का मुझे आज तक खुद कभी यूज को इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपके साथ भी डिस्कस नहीं कर रहा. बहरहाल ये डेटा टेबल्स जो हैं ये बहुत जबरदस्त हैं, गोल सीक भी बहुत अच्छा है, ये दोनों हम डिस्कस करते हैं. सो पहले हम गोल सीक करते हैं. ठीक है जी. सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं 100 का प्रॉफिट कमाने के लिए, 100 का प्रॉफिट कमाने के लिए, सो अब मेरे पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं. अभी आप लोगों ने गौर से सुनना है. इस कैलकुलेशन में कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि हमने ब्लू कर दिए, इनको हम खुद से चेंज करते हैं. लेट से मैं इसको 15% करता हूं तो मेरा रिजल्ट चेंज हो जाता है. प्रॉफिट मार्जिन को मैं 25% करता हूं तो मेरा रिजल्ट चेंज हो जाता है. ठीक है. और बाकी कुछ कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं या कैलकुलेशंस हैं. मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता लग जाए कि ऑल अदर वेरिएबल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और मैं प्रॉफिट मार्जिन को कितनी परसेंटेज से चेंज करूं तो मैं कौन सा रिजल्ट अचीव कर सकूंगा. ठीक है. तो एक एग्जांपल करते हैं. मैं गोल सीक में गया, मैंने कहा जनाब सेट सेल दिस E12 टू वैल्यू 100. तो मैंने 100 का प्रॉफिट मार्जिन ऑब्टेन करना चाहता हूं बाय चेंजिंग. तो मैं किसी एक वेरिएबल को यूज कर सकता हूं. मैं सेल्स टैक्स को कर लूं, प्रोडक्ट सी की क्वांटिटी को कर लूं, रेट को कर लूं. सो आई गो विद प्रॉफिट मार्जिन. तो मैंने ओके किया. तो ये देखें एक्सेल ने इटरेटिव कैलकुलेशंस परफॉर्म करके उसने मुझे ला के दे दिया जनाब कि आपका 20% प्रॉफिट मार्जिन हो, रिमेनिंग ये आपके कांस्टेंट हो सारे, तो तब आप 100 का प्रॉफिट अचीव करते हैं. टारगेट वैल्यू और करंट वैल्यू उसने कर दी है. इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये वापस ले देगा. दोबारा करते हैं जनाब. व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक टू वैल्यू, लेट्स से मैं कहता हूं जनाब 90 बाय चेंजिंग दिस. ओके. नहीं जनाब, वो कहता जी 18% के ऊपर आपका प्रॉफिट जो है वो 90 के ऊपर जाएगा. ठीक है जी. क्वेश्चंस प्लीज, नहीं है तो आगे चलें. अच्छा, अभी आपका ये काम जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के ऊपर भी हो सकता है. ठीक है. नहीं जी, आगे चलते हैं. अच्छा जी. अब आ जाते हैं जनाब हम लोग डेटा टेबल्स के ऊपर. नहीं जी, मेरे पास लेट से एक क्वांटिटी है सेल्स की, और वो कहते हैं जनाब रैंडम बिटवीन 50 से लेके 100 तक. इधर मैं लिख लेता हूँ रेट्स रैंडम बिटवीन 10 से लेके ले जी. सो एक तो हमने, आपको याद है वो सीखा था एब्सोल्यूट और रिलेटिव के साथ कि हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सारे रिजल्ट्स पॉपुलेट हो जाएंगे. ठीक है जी.
नहीं जी, सो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हम इसमें से प्रोडक्ट सी को स्टडी करना चाहते हैं और प्रोडक्ट सी की क्वांटिटी जो है वो इसमें 40 है और प्रोडक्ट सी का रेट जो है वो इसमें 5 है। कहीं पे भी लिख दें आप, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, और मैंने जो रिजल्ट अचीव किया हुआ है वो प्रॉफिट्स अचीव किए हैं ये 90 के। अच्छा, अब आपने करना ही है कि आपकी जो आपने जो डेटा टेबल बना रहे हैं बेसिकली देखना ये चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट सी के कॉम्बिनेशंस हम देखना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट सी की क्वांटिटी और रेट को चेंज करके मेरे पास क्या क्या रिजल्ट्स अचीव हो सकते हैं। सो गोल सी के अंदर हमने एक वेरिएबल को स्टडी किया था, डेटा टेबल्स में हम 2 वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज माय कैलकुलेशन, दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन अगेन मैं कह रहा हूँ, और इट कैन आल्सो बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। रिक्वायर्ड ये है कि वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए और एक के रिजल्ट से एक के चेंज से दूसरे के अंदर जो चेंज आ रही है वो इम्पैक्ट होनी चाहिए। अच्छा जी, सो डेटा टेबल्स के लिए मुझे अपना डेटा को प्लॉट करना है। 2 वेरिएबल्स ले रहा हूं मैं इस कैलकुलेशन में से, मैंने 40 और 5 को लिया, और ये जरूरी नहीं है कि मैंने 40 और 5 यहाँ पे लिखने भी हैं, ठीक है, मैंने ना भी लिखूं तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, जो मेरा आंसर है, सो मुझे एक वेरिएबल को प्लॉट करना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर और एक को प्लॉट करना है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। सो क्वांटिटी जो है वो सारी मैंने रोज में प्लॉट कर दी है और रेट्स जो है वो मैंने सारे कॉलम्स में प्लॉट कर दी है, ठीक है। और जो मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट है जिसके मैं कॉम्बिनेशंस या जो मैं रिजल्ट्स देखना चाहता हूँ, पॉसिबिलिटीज देखना चाहता हूँ बेसिकली, उसको मैंने इज इक्वल टू के साथ उठा लेना है, यहाँ पे पिक कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इस डेटा को सिलेक्ट करना है इंक्लूडिंग दिस रिजल्ट, इस रेंज को सिलेक्ट किया मैंने और डेटा में गया और व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल्स में गया और उसको मैंने बताना जनाब रो इनपुट सेल। तो मेरी रो इनपुट सेल जो है वो क्वांटिटी है, अगर आप ये लिख लेंगे इस तरह से तो आपको याद रहेगा बाद में। तो रो इनपुट सेल मेरी ये क्वांटिटी है और कॉलम इनपुट सेल मेरा जो है वो ये रेट है, ठीक है जनाब। इसको मैंने ओके किया तो ये देखिए मेरे पास जनाब सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा खूबसूरत कर लेते कॉमा लगा के जी। सो अब हुआ ये है, हुआ क्या है ये देखें, हुआ ये है कि ये सारी कैलकुलेशन के सारे रिजल्ट्स पॉपुलेट हो गए हैं जहां जहां पे ये बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे, बट प्रोडक्ट सी की क्वांटिटी और रेट के ये कॉम्बिनेशंस होंगे, ये कॉम्बिनेशन होंगे, और ये कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं इसको 20 कर देता हूँ, ये मैंने 2 लिख दिया, सॉरी 20। तो ये देखें इसको मैं 40 कर दूं, इसको मैं 70 कर दूं, सो इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है जी। सो ये जनाब डेटा टेबल्स हैं और हम देखते हैं जनाब हमारा रिजल्ट जो है 40 और 5 का ठीक आ रहा है या नहीं। तो हम कहीं पे भी 40 और कहीं पे भी 5 कर देते हैं तो ये देखें ये 90 आ रहा है मेरे पास। अगर इसको मैं 5 और 40 करूंगा तो भी 90 आ रहा है। दिस इज 90 एंड रेट इज मेरा 5 और क्वांटिटी इज मेरी 40। अभी इनको हम टेस्ट करते हैं जनाब। सो मैं कहता हूं जनाब 70 और 68 के ऊपर क्या होता है, ठीक है जी। तो क्वांटिटी यहाँ पे 70 ली और रेट जो है वो लिया 68, तो 1023 आ रहा है जनाब, 1023 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। सो ये जनाब डेटा टेबल्स हैं और आपने अपने ये जो रिजल्ट्स हैं इनको देखने के लिए कि कौन से बड़े छोटे हैं कॉम्बिनेशंस में, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और कलर स्केल्स में जाके कलर स्केल सेलेक्ट कर लें, तो अब आपको नजर आ रहा है कि किस किस कॉम्बिनेशन के ऊपर बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, किसके ऊपर छोटी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है जी। तो आप क्विकली यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के अपनी ये वाली वैल्यू को यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं कि किस किस कॉम्बो के ऊपर ये वाले रिजल्ट्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो यूज केसेस बहुत सारे हो सकते हैं। यूज केसेस ये भी हो सकते हैं कि आप ये देखना चाहें, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग टीम या सेल्स वाले जो हैं वो ये देखना चाहते हैं कि मैं प्रोडक्ट सी की सेल्स को कहाँ पे लेके जाऊं, या मेरे पास अच्छा चले हम इसको समझ एक यूज केस ये देखते हैं कि मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है जी, क्वांटिटी रेट वैल्यू, ठीक है जी, 10 5 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये क्वांटिटी और
रेट क्वांटिटी 50 से शुरू कर लेते हैं ताकि 100 तक पहुंच जाएं, जो कि हमारी हमने सिनेरियो में पहले बिल्ड की है। नहीं 40 तक चलेगी, ठीक है जनाब। नहीं जी, यहाँ पे मैंने अपना ये रिजल्ट प्लेस किया और व्हाट इफ एनालिसिस में मैंने जाकर डेटा टेबल्स नेट किए और रो के अंदर मैंने कहा जनाब मेरा ये क्वांटिटी है और कॉलम के अंदर मेरा ये रेट है। ओके किया, लें जनाब ये रिजल्ट्स आ गए। अच्छा सो अब मेरे पास 500 का एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये आ रहा है 10 और 50 वाला, ठीक है जी। और इसी तरह 500 मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि एक तो मैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेता हूँ, ये मुझे नजर आ गया जनाब मेरा ऑब्वियसली मैक्सिमम जो सेल्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम रेट के ऊपर अचीव हो रही है। अच्छा साथ ही साथ मैं ये भी देख सकता हूँ कि मेरा ये जो मैंने अपना सिनेरियो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये इस क्वांटिटी इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए क्वांटिटी और रेट के और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है जी। हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। यूज केस तो ऑब्वियसली आप जितने मर्जी बना सकते हैं। सो मैं ये कहता हूँ दिस इज इक्वल टू दिस, और इस 500 को हमने फिक्स करना है, ये हमने पहले भी सीखा था। और इधर जाके मैंने अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नया रूल ऐड किया बेस्ड ऑन फॉर्मेट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। फिर लेट से मैं कर देता हूँ जनाब ब्लैक और फॉन्ट कर देता हूँ जनाब वाइट, और इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं। ओके नहीं जनाब इस तरह से नजर आएगा। ओके किया, अप्लाई, ओके। और हमने दो चीजें सीखी थी यहाँ पे कि हम इधर इसकी फॉर्मेटिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से कॉपी पेस्ट करके फॉर्मेट्स को पेस्ट कर दें, या हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। और इसको हम चेंज कर लेते हैं J43 ले जनाब, अप्लाई, ओके ले जी। सो 500 के रिजल्ट्स को मैंने हाईलाइट करवा दिया। सो एक कॉम्बिनेशन तो मेरे वाला है जिसमें रेट 5 है और क्वांटिटी 100 है। तो ये तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं इस वक्त बैठा हूँ। बट मुझे इस वक्त इस डेटा से ये भी पता लग रहा है कि इसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए मेरे पास एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी है, एंड दैट इज कि मैं 50 की क्वांटिटी 10 के रेट पे बेच लूं, ठीक है। इस तरह मैं अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जनाब 35 और 5 नहीं जी। सो 175 का कोई कॉम्बिनेशन इसके अंदर नहीं है। ये शुरू ही हमारे 50 से हो रहा है, इसको 70 कर लेते हैं। ले जी। सो ये 2450 यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसी कॉम्बिनेशन पे सिर्फ ये रिजल्ट अचीव हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। ले जी। सो डेटा टेबल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताएं। ओके जैन मैं रिपीट कर देता हूं, और किसी का सवाल? अच्छा जैन ये बताएं आपको इसका यूज नहीं समझ आया, या ये इसको आपने जनरेट कैसे करना है डेटा टेबल को ये नहीं पता लगा? ओके सो ये जो हमने हाईलाइट की है ये वैल्यू, ये हमने किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, ठीक है जी। और इसको अभी हम फिलहाल रिमूव करते हैं, इस वाले रूल को डिलीट कर देता हूं मैं और दोबारा से लगाते हैं। सो मैंने कंडीशन क्या लगाई है? सो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डिफरेंट चीजें सीखी थी और हमने ये कहा था कि हम कस्टम फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने कहा हाईलाइट सेल इक्वल टू, और इक्वल टू को मैंने लेट से ये वाला सेल दे दिया, ठीक है जी। सो इसको आप कस्टम फॉर्मेट कर दें। मैंने ये फॉर्मूला खुद लिख लिया था,
आप इसको भी यूज कर सकते हैं जो प्री डिफाइंड है, ठीक है जी। और फॉन्ट कलर आपने जो भी रखना है, सो मैं तो ब्लैक और वाइट के साथ जा रहा हूँ, येलो के साथ चले जाते हैं। ओके, तो अब जब ये चेंज होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, जब भी इसके इक्वल जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो हाईलाइट होती है, ठीक है। सो अगर आपने वो कस्टम लगाना है, कस्टम लगा लें, आपने यहाँ से जाना है हाईलाइट सेल वैल्यू इक्वल टू, और इसके अंदर आप इसका रेफरेंस देंगे इस सेल का, इसका, तो ये आपके हाईलाइट होने चाहिए, ठीक है जी। और कोई सवाल जी? सर ये जो डेटा टेबल के अंदर रो इनपुट सेल है और कॉलम इनपुट सेल, ये जरा थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, इसमें जो डेटा की एंट्री है वो किस तरह से करनी है? ओके, मैं बता देता हूँ। जो कॉलम इनपुट सेल है जी, जो मेरे कॉलम्स है ना, असल में जो मेरी कॉलम हेडिंग्स है वो कॉलम इनपुट सेल है, और जो मेरी रो हेडिंग्स हैं वो मेरे रो इनपुट सेल। जैसे यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स है मेरी, वो ये वाली है 5, 10, 15, 20। सो इसको, इसका अच्छा तरीका ये होता है कि आप डेटा को जिस तरह से भी देखना चाह रहे हैं, सो मैं ऑब्वियसली वेरिएबल्स तो कोई भी लिख सकता हूँ, मैं इनको भी रेट कह सकता हूँ, इनको भी क्वांटिटी कह सकता हूँ। तो आपको ना हमेशा हेडिंग्स अपनी लिखनी पड़ेंगी, ताकि आपको पता हो कि आप किसको क्या समझ रहे हैं। तो हेडिंग्स लिखें सबसे अच्छा, क्योंकि मैं रेट को भी 50 कह सकता हूँ ना, और क्वांटिटी को मैं 10, 15 भी कह सकता हूँ। तो अच्छा ये है कि आप जो है वो हेडिंग्स लिखें, ताकि आपको पता हो कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो आप मजीद भी बेहतर कर सकते होते हैं। और इसको यहां से मर्ज कर लें, ठीक है जी, और इसको यहां से कर, ठीक है जी, और ये बेसिकली मेरा हुआ है। सो आप प्रेजेंटेशन थोड़ी सी मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। मैं वैसे यूजुअली इसको करता होता हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और इस वाले को एक कलर देके, कलर्स तो ऑब्वियसली आप लोग चूज कर ही लेंगे यार, ठीक है जी। सो मैं इस तरह से प्रेजेंट करता हूँ। बट ये भी, और ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपका जो रिजल्ट है ना वो इज इक्वल टू के साथ आपकी कैलकुलेशन से उठ के यहाँ पर लिंक लगाओ, ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, आपको एक केस दिखाता हूँ। जी तूर, आप प्लीज म्यूट कर लेते हैं। अच्छा जी, ले जनाब। सो आपको यूज केस दिखाने लगा हूँ। ये एक प्रोजेक्शन है, एक एयरप्लेन है, और जो ऑनर है वो ये देखना चाहता है कि मैं इस एयरप्लेन को लीज पे दे दूं, और मेरी ये सर्टेन टर्म्स हो इंटरेस्ट की और आउट कैश फ्लोज की, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं कितने सालों के अंदर मैं अपना प्रॉफिट जो है वो उसको लेके, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को 300,000 पे लेके जा सकता हूँ, ठीक है जी। सो और 300,000 पे ले जाने के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरा मंथली रेंटल कितना होना चाहिए कि 10 सालों के बाद मेरा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो 300,000 हो गया। एनीवेज, दिस इज द मॉडल, और इसमें आप देख सकते हैं सर्टेन अजम्पशंस हैं हमारे पास, और डिफरेंट कैलकुलेशंस हो रही हैं, और ये काफी सारे मंथ्स के ऊपर प्लॉट हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, सो हम डिस्कस करें बेसिकली डाटा टेबल्स को। तो लें जनाब, ये भी डाटा टेबल्स बने हुए हैं, और इसके ऊपर जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, सो ये रेंटल अमाउंट है।
सो हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर वो खुद से कॉल कर लेता है 3 साल के बाद, उसके पास ऑप्शन है कि वो 3 साल के बाद, अच्छा एक मजे की चीज ये है कि जो आप बीच में कोई वी लुकअप या ड्रॉप डाउन मेन्यूज और इस तरह की चीजें यूज करते हैं तो उनके रिजल्ट्स को भी ये पॉपुलेट करके देता है। इट इज दैट पावरफुल। जैसे यहाँ पे हमने एक ऑप्शन डिजाइन की हुई है कि मैं इस यस को नो करूं तो मेरा रिजल्ट चेंज होता है और यस करूं तो मेरा रिजल्ट चेंज होता है। तो मैंने इसके साथ लिंक किया हुआ है कि 3 सालों के बाद कैलकुलेशन में क्या इम्पैक्ट आएगा अगर मैं कॉल कर लेता हूं और अगर नहीं करता तो। बहरहाल सिनेरियो ये है कि जो ऑनर है, जो लेसर है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो 3 सालों के बाद प्लेन को जो लेसी है उसे कॉल बैक कर सकता है। ऑब्वियसली उसकी एक सर्टेन पेनल्टी होगी एंड उसको वो फ्यूचर के अंदर जो है वो फर्दर इंटरेस्ट जो है वो आना बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने जो डिजाइन की हुई है मैंने अपनी मॉडल के अंदर, वो मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू के तौर पर डिजाइन की हुई है और जब मैंने साथ इफ की कंडीशंस लगाई हैं। तो मजे की चीज ये है कि डेटा टेबल्स के अंदर हम इस यस नो को भी यूज कर सकते हैं और साथ मैंने यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट को प्लॉट किया हुआ है। ठीक है जी। सो तूर साहब के क्वेश्चन को कंफर्म भी कर लेते हैं हम, जो उन्होंने पूछा था व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल्स। नहीं, ये दोबारा देता ही नहीं है। सो रो इनपुट सेल शुड बी this and column input cell should be this। नहीं जी, गलत हो गया। तो इसका मतलब मैंने आपको उल्टा बता दिया। रो इनपुट सेल इज annual interest rate and column input cell is yes no। ओके ले तुर साहब, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको पहले गलत बता दिया। कॉलम इनपुट सेल इज दिस, जो हमारे लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, और जो रो के अंदर डाटा प्लॉट हुआ है बेसिकली। सो लेट्स रिमेम्बर इट लाइक दिस कि जो वैल्यूज कॉलम में प्लॉट हुई हुई है वो कॉलम के अंदर जानी है और जो रो के अंदर प्लॉट हुई हुई है वो रो में जानी है। एनीवेज, सो अब मेरे पास डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स और यस नो की ऑप्शन के साथ डिफरेंट रेंटल अमाउंट्स पॉपुलेट करवा ली हैं और कैश फ्लोज की जो सिचुएशन है वो भी डिफरेंट इंटरेस्ट रेट और कॉल ऑप्शन यस नो के साथ पॉपुलेट करवा ली हैं। और जो इन वेरिएबल्स का रिजल्ट है उसको यहाँ पे हाईलाइट करवा लिया है। जो ऑलरेडी ऊपर ऑप्शंस चूज हुई हुई हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट करवा लिया कि जनाब आपने ऊपर जो अजम्पशंस ली थी, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 अजम्पशंस को आप स्टडी करना है। ठीक है जी। सो अब बताएं जी, अभी कोई क्वेश्चंस हैं डेटा टेबल से रिलेटेड? डेटा टेबल में ये जो आपका 250 है, ये जिसमें रेट और क्वांटिटी वाला है, 250 और नीचे जितना सारा डेटा पॉपुलेट हुआ है, ये ऐसी व्हाट इफ एनालिसिस वाले डेटा टेबल से की एंट्री से हुआ है या ये थ्रू डिफरेंट फॉर्मूला किया आपने इसको? ये वाला ये इसी से हुआ है। ये देखें, जब ये इससे पॉपुलेट होता है ना तो आपके पास यहाँ पे ये लिखा आ जाता है टेबल C27 C28। ठीक है। तो और इसको आप खुद से चेंज नहीं कर सकते होते। फिर अगर मैं ये लिखूंगा ना तो ये कहेगा यू कैनॉट चेंज पार्ट ऑफ अ डेटा टेबल। ओके, और ये जो 250 है, ये मतलब जो C33 पे, ये सारे ये सारे C33 ये सारे जी जी, ये बेसिकली देखे ना, ये तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट करते हैं, आपके पास कॉलम हेडिंग्स हैं और रो हेडिंग्स हैं। ठीक है। सो ठीक आप है। डेटा में गए और व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, और रो इनपुट सेल जो है वो ये वाली है विच इज रेट, और कॉलम इनपुट सेल इज ये वाला जो कॉलम में डला हुआ है जो वहां पे क्वांटिटी है। ओके किया, ये सारे प्लॉट हो गए। सो ये सारी वैल्यूज उसने खुद ही कैलकुलेट की है, हमने कोई भी नहीं दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, राइट। अच्छा, इसमें मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है, बट इफ समबडी एवर गेट्स टू नो अबाउट दैट तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी ये 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है। अगर आपके पास तीसरा वेरिएबल भी हमें इंसर्ट करने की ऑप्शन होती तो आई प्रिज्यूम कि एक 3D मॉडल जो है वो बन सकता है। सो ये एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। सो अगर मैं जेड एक्सिस के ऊपर एक तीसरा वेरिएबल भी प्लॉट कर सकूं
तो मुझे शायद कोई 3D किस्म की एक मॉडल मिल जाएगा या रिजल्ट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर मैं तीसरा वेरिएबल भी स्टडी कर सकता हूँ अपने कॉम्बिनेशंस को चेक करने के लिए। तो एक्सेल के अंदर तो अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कोई है, सो मे बी और कोई टूल्स हों, स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं काफी सारे मार्केट में, तो मे बी शायद किसी और टूल के अंदर इस तरह की ऑप्शन आती हो। सो बहरहाल हम 2 वेरिएबल्स को मैक्सिमम स्टडी कर सकते हैं डेटा टेबल्स के अंदर एट अ टाइम। अच्छा, और ये आपको बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस भी आप इससे देख सकते हैं कि मैं मेरी कितनी चेंज होने से, मेरे रेट या क्वांटिटी में कितना चेंज होने से मेरे रिजल्ट्स पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। सो आप वो भी देख सकते हैं। इस तरह इसके ऊपर फिर अब आप ग्राफ्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप स्लाइसर्स इंसर्ट कर लें। स्लाइसर्स हमने पहले डिस्कस किए हैं, सॉरी स्लाइसर्स कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, स्पार्क लाइंस जो हैं, स्पार्क लाइंस हमने डिस्कस किए हैं पहले। सो मेरी रेंज है ये, तो आप स्पार्क लाइंस भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो और इसके ऊपर ऑब्वियसली फिर मैं बाद में कोई अगर मैंने चार्ट बनाना तो मैं चार्ट भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। सो ये तो डेटा अभी मैंने क्योंकि लिया हुआ है 5-5 के गैप से, सो इस वजह से स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही हैं दोनों तरफ, अदरवाइज कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। और क्वेश्चंस ही प्लीज। जी जैन, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? हिना को लग रहा है आज सारा समझ आ रहा है, आज हिना ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और आबिद साहब की तरफ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। गॉट ऑल जीरो वैल्यूज? अच्छा, आप ट्राई कर रहे हैं, आपकी जीरो वैल्यूज आ रही हैं? अच्छा। आप जो है ना उसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ जरूरी चीजें जो हैं। अच्छा, एक तो ये जो हमने ये गैप से निकाली हुई है ना, ये वैल्यूज पेस्ट होनी चाहिए, ये जरूरी है एक, ये मैंने भी नहीं की हुई अभी, ठीक है। इसी तरह ये भी वैल्यूज पेस्ट होनी चाहिए। सो ये जो आपने ये लिखी हुई है ना, ये वैल्यूज पेस्ट होनी चाहिए सारी, एक चीज। दूसरा, जो आपका इंटरसेक्शन आ रहा है कॉलम का और रो का, सो आपने जो रो में वैल्यूज लिखी, ये मैंने रो में वैल्यूज लिखी हैं, ये मैंने कॉलम में वैल्यूज लिखी हैं, इनका इंटरसेक्शन है ये 2450, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के आपने ये लेकर आना है। ये 2 चीजें जरूरी हैं, ठीक है। और फिर जब आपने डाटा टेबल को पॉपुलेट करना है तो आपने इसी जो रिजल्ट वाला है यहाँ से लेके सारे को सिलेक्ट करके फिर आपने रो के अंदर इस वाली वैल्यू की वैल्यू बतानी है, और कॉलम के अंदर कॉलम वैल्यू जो वो आपने बतानी है जो आपने यहाँ पे पॉपुलेट किया हुआ ये वाला। सो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी की हुई है, तो ये क्वांटिटी पड़ी हुई मेरी कैलकुलेशन में, और यहाँ पे रेट किया हुआ है तो मेरी कैलकुलेशन में ये रेट पड़ा हुआ है, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है अगर अभी भी नहीं क्लियर हो रहा ना, तो मैं अब सेशन के बाद आपको लाइव ले लेता हूँ, तो फिर आपको करवा देते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन क्लियर। ठीक है जनाब, शेप्स एंड आइकन्स की तरफ आते हैं। ओके, नहीं जी, इंसर्ट में गए और एक्सेल के अंदर शेप्स के बड़े एनहेंस्ड टूल्स अब ऐड कर दिए हुए हैं, पहले इतने नहीं होते थे, अब तो बड़ा ही कमाल कर दिया। सो मैं शेप इंसर्ट करने जा रहा हूँ, और ऑफिस 365 है मेरे पास, तो उन्होंने अब सारा कुछ इलस्ट्रेशंस के नाम से डाल दिया। आपके पास पुराने वर्जन्स में यहाँ पे ये सारी चीजें बाई नजर आती होती हैं। अच्छा जी, सो मैं शेप इंसर्ट करने गया और मैंने यहाँ से ये रेक्टेंगल लिया। अच्छा, अब एक तरीका ये कि ये देखें मैंने इसको किया और मैं इसकी ये साइज को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, दी अदर मेथड इज कि मैं शेप ये ली मैंने और मैंने ऑल्ट प्रेस कर लिया है, और ये देखें अब ये जो मेरे सेल्स है ना उनके ऊपर ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ अभी से, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल फ्री नहीं हो रहा, जहां जहां पे सेल्स है ना वहां वहां तक ये एंड हो रहा है जाके, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये मैनुअल करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है ये करना, तो आप ऑल्ट के साथ इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं इंसर्ट करता हूं, और मैंने इंसर्ट की जनाब, और दोबारा अब मैं कर रहा हूं जनाब शिफ्ट के साथ, मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, और ये देखें अब मैं
इधर भी जा रहा हूँ राइट साइड पे या ऊपर भी जा रहा हूँ, तो ये जो स्केयर है ना, उसकी जो डायमेंशंस हैं दोनों साइड की, वो बिल्कुल बराबर उसने की है। ठीक है, सो ये शिफ्ट अगर आप दबा के रखेंगे तो ये होता है। मैंने रिलीज कर दिया एंड के ऊपर, से वो खराब हो गया। अच्छा जी, इंसर्ट शेप और सर्कल, तो मैंने शिफ्ट के साथ ये किया। नहीं जनाब, ये देखें, अब ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल जो है वो मेरा तैयार हो गया, जो कि अदरवाइज होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये शिफ्ट और ऑल्ट के ये यूजेस हैं। ठीक है, अब अच्छा, अब मैंने इसको अगर ये कॉलम्स के साथ फिट करना है तो मैं ऑल्ट दबाता हूँ और ये देखें ये फिट हो गया, और ये ऑल्ट दबाया और ये देखें ये इसमें फिट हो गया। और अभी भी यहाँ पे ये देखिए ऊपर जो है वो थोड़ी सी स्पेस है, तो ऑल्ट के साथ मैंने ये फिट किया और ऑल्ट के साथ मैंने ये फिट किया। ठीक है जी, तो ये ऑल्ट की का फंक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये लेट से जनाब बेढंगी शेप है और मैं शिफ्ट के साथ पकड़ के इसको, मेरी जो शेप बन रही है वो एग्जैक्ट, अब मैं इधर उधर जाऊं जहां पे मर्जी, तो जो शेप है ना असल में ओरिजिनल शेप है वही बड़ी छोटी हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, insert shape। नहीं जी, अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल प्रेस करने से क्या हो रहा है कि हर तरफ इक्वली वैल्यू, वो जो शेप है ना वो मेरी एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, मैं इधर भी खींच रहा हूँ ना तो ऊपर भी बढ़ रही है। अगर मैं नहीं करता ना तो मैं इसको खुद नीचे की तरफ यूं कर रहा होता हूँ, ऊपर वाली चीज फिक्स होती है। अगर मैं कंट्रोल पकड़ के करता हूँ तो देखें इक्वली हर तरफ से वो हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हमने सीखे जनाब 3 यूजेस शेप ड्रॉ करते हुए, ऑल्ट के, शिफ्ट के और कंट्रोल के। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने शेप पे क्लिक किया तो मेरे पास शेप फॉर्मेट की फील्ड ओपन हो गई है। इसी शेप को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। इसको मैंने चेंज करना है तो मैं दोबारा से दूसरी शेप्स लेके आ सकता हूँ। इसके पॉइंट्स एडिट करने हैं तो इसके पॉइंट्स भी एडिट कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा जी, उसके अलावा शेप के स्टाइल्स हैं, जैसे हमने टेबल के स्टाइल्स देखे, स्लाइसर के स्टाइल्स देखे, कुछ स्टाइल्स इसके प्री अवेलेबल हैं, ये प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, तो मैं डिफरेंट यहाँ से चूज कर सकता हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा अच्छा जी, फिर शेप फिल है। अच्छा, अब आपने समझना है कि ये शेप आउटलाइन और शेप फिल और शेप इफेक्ट्स, इनमें फर्क क्या है। ठीक है जी। सो उसमें फर्क करने के लिए ना हम ये करते हैं कि हम शेप आउटलाइन का कलर चूज करते हैं ये वाला, और शेप आउटलाइन का वेट बढ़ा देते हैं ये वाला। नहीं जी, अब क्लियर हो जाएगा। तो शेप फिल जो है ना, जो अंदर वाला कलर है, ठीक है जी, सो ये देखेंगे चेंज हो रहा है। ये मैंने लेट से ऑरेंज चूज कर लिया, और शेप आउटलाइन जो है वो बाहर वाली आउटलाइन है, और इसको लेट से आप नहीं, मैंने इसकी विड्थ जो है वो कम कर दी है इस वक्त। अच्छा जी, शेप फिल जो है वो उसकी मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक तो ये कलर्स हैं, उसके अलावा मोर फिल कलर्स में जाऊंगा और अपनी मर्जी से कोई भी कलर यूज कर सकता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे देखें कलर मॉडल्स आ रहे हैं मेरे पास, जो आपके डोबी वगैरह है उनके अंदर तो आरजीबी और एचएसएल के अलावा भी आ रहे होते हैं। तो बहरहाल तो ये रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन है। अच्छा, और एक मजे की चीज ये कि ये हेक्स कोड्स भी आ रहे हैं। हेक्स कोड जो है ना, वो आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि आप इस कलर को एग्जैक्ट दोबारा कहीं पे यूज करना चाहें तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपने ऑनलाइन कोई कलर देखा हुआ है और आपने किसी और शेप में से कोई कलर पिक करना है तो आप वहां से उसका हेक्स कोड ला के यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो एग्जैक्ट वही कलर आपका बन जाएगा। ठीक है जी। सो हम ट्राई करते हैं, लेट से मरून कलर एक्स। ठीक है जी, ले जनाब, ये 8000 का कोड है, इसको मैंने लेट से कॉपी किया और यहाँ पे ला के ये देखें जनाब, ये मैरून कलर उसने मेरा बना दिया। ठीक है जी। अच्छा जी,
उसके बाद जनाब शेप फिल में हम जाते हैं। तो एक तो ये मोर फिल कलर्स हैं जिसके अंदर मैं, अच्छा ये स्टैंडर्ड भी दिए हैं इन्होंने, यहाँ पे भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है कलर्स के और ये नीचे ब्लैक एंड व्हाइट के। अच्छा फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी, कलर की। सो कलर की ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो कलर आपको वही रहेगा, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आपको बैकग्राउंड भी थोड़ा सा नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, फिर कस्टम के अंदर जो है वो आप इसको ये पॉइंटर को उठाएं और जहां पे मर्जी ले जाएं, और फिर ये इसकी जो बार है ये आप इसको डार्क और लाइट कर सकते हैं, और देन आपके पास ट्रांसपेरेंसी है और ये करंट और न्यू का कंपैरिजन भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। सो लेट्स से मैं इस शेप के अंदर कोई पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने ये लगा ली, तो ये देखिए मेरी शेप के अंदर फिल के अंदर जो है ना वो कलर की बजाय ये पिक्चर लगती है, ठीक है जी। उसके अलावा ग्रेडियंट फिल्स हैं। ग्रेडियंट का मतलब है कि एक तरफ हाई होगा एक तरफ लो होगा, और ये प्रीसेट ग्रेडियंट्स आ रहे हैं जो वो आपको वो सजेशंस दे रहा है। मैं मोर ग्रेडियंट्स में जाता हूँ और सो ये भी सॉलिड फिल है और ये ग्रेडियंट फिल। अच्छा ये जो इसने ओपन किया है, इसको आप राइट क्लिक करके ना यहाँ से फॉर्मेट शेप करेंगे तो भी ये चीज ओपन हो जाती है। ये पैनल जो है राइट साइड पे, वो काफी सारी ऑप्शंस वही हैं जो हमें ऊपर नजर आ रही थी। सो सॉलिड फिल की बजाय मैं लेट्स से ग्रेडियंट फिल चूज करता हूँ, और ये डिफरेंट बार्स आ रही हैं। मैंने इस पे क्लिक किया और ये व्हाइट वाली पे क्लिक करते हैं और इसका कलर करते हैं हम जी येलो, और इस पे क्लिक करते हैं और इसका कलर करते हैं जी ग्रीन, ठीक है जी। इस पे क्लिक किया और मैंने इसको ये क्रॉस करके डिलीट कर दिया, और इस पे क्लिक करके इसको भी डिलीट कर दिया। मेरे पास दो कलर्स रह गए थे पीछे। अच्छा अब ये प्री सेट ग्रेडियंट्स आ रहे हैं जो ये वाले थे। उसके अलावा अब इसकी जो टाइप है ना वो लीनियर है। अच्छा ये रेडियल भी हो सकती है, ये देखें अब ये सर्कुलर मोशन में बेसिकली आपको दिखा रहा है, ये लीनियर नहीं है, ठीक है जी। उसके अलावा ये रेक्टेंगुलर है, और फिर आपके पास पाथ है। अच्छा जी, सो हम लेट से लीनियर के साथ आते हैं। लीनियर के अंदर डायरेक्शंस है मेरे पास, ये देखें। सो ये देखें ग्रीन राइट साइड पे है, ग्रीन लेफ्ट साइड पे है। तो आपने जो करना है, मैं इसको यूजुअली मैच कर रहा होता हूँ, मैंने यहाँ पे जो कलर्स रखे हैं उसके साथ, ताकि मुझे पता रहे। तो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन राइट पे है तो मैं इसको ये कर लूंगा। अब मैं इस ग्रीन को जो भी चेंज करना चाहता हूँ, अच्छा सो आप ये देखिए ग्रेडियंट को आप इधर उधर भी कर सकते हैं। इसको हम चेंज करके लेट से ये करते हैं, इसको हम चेंज करके लेट से ये करते हैं, ठीक है जी। सो आप डिफरेंट ग्रेडियंट्स बना सकते हैं। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी जो उसमें थी आपके पास, आप इधर भी कर सकते हैं जो सॉलिड कलर्स में थी, ठीक है जी। ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर लाइन है हमारे पास, और लाइन के अंदर भी सॉलिड लाइन भी लग सकती है और लाइन का ग्रेडियंट लाइन भी लग सकती है, ठीक है जी। उसमें भी सेम वही प्रीसेट्स वगैरह और वाली ऑप्शंस हैं। लाइन की जो विड्थ है, जो आपकी आउटलाइन आ रही है, उसकी विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं। मोटी करनी है तो आप उसको मोटा कर सकते हैं, और अगर आपने बारीक करनी है तो उसको बारीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइन है उसकी ऑप्शंस है आपके पास कि वो स्ट्रेट लाइन हो, या इस तरह से डॉटेड हो, या आपने किस तरह से करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, सो ये होगी जनाब ऑप्शंस। अच्छा उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे मतलब ये पेंट वाला जो है ना वो हैंडल नजर आ रहा है, पेंट एंड फिल। अच्छा अब ये इफेक्ट्स आ गए हैं, इफेक्ट्स को हम यहाँ से स्टडी करते हैं। सो नहीं जनाब, हमने यहाँ से ग्रेडियंट तक देख लिया, और एक मेरे पास टेक्सचर फिल की ऑप्शन भी है। ये मुझे उसने डिफरेंट टेक्सचर्स दिए हुए हैं, इनको भी मैं यूज कर सकता हूँ अपनी शेप को फिल करने के लिए। मोर टेक्सचर्स में जाते हैं। अच्छा इसमें एक ऑप्शन और थी, और वो थी पैटर्न की। आ, हाँ वो देखें वहां पर नहीं नजर आ रहा, ये देखें ये पैटर्न फिल है, ठीक है जी। सो मैं ये पैटर्न्स भी बना सकता हूँ, और पैटर्न्स में मैंने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर्स देने हैं। सो बैकग्राउंड लेट से मैं कहता हूँ जी येलो, और फोरग्राउंड में लेट से कहता हूँ जी ग्रीन। तो और अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये देखें ये लाइंस लगी हुई हैं, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये डायमंड्स बने हुए हैं, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ये हनी कॉम्स हैं। तो मैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के अपनी मर्जी के कलर्स लगा के यहाँ पे पैटर्न भी बना सकता हूँ शेप के अंदर, ठीक है जी। तो ये 5 किस्म की वैरायटीज हैं शेप को फिल करने के लिए। आप कुछ भी ना करें, आप सॉलिड फिल कर लें सिंगल कलर, आप ग्रेडियंट कर लें, आप पिक्चर लगा लें, आप टेक्सचर लगा लें, या आप पैटर्न फिल कर लें, ठीक है जी। तो ये शेप फिल हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं जनाब शेप आउटलाइन के ऊपर।
शेप आउटलाइन में हमने कलर्स देख लिए, मोर आउटलाइन कलर्स भी हमने देख लिए, वेट हमने देख लिया कि जनाब आपने कितने पॉइंट्स पे लेके जाना है वो आप चेंज कर सकते हैं। और ले जनाब ये लाइन की जो वो स्ट्रेट की बजाय दूसरी शेप में आ गई है। और क्या है जनाब इसमें, और डैशेस हमने डिस्कस कर लिया कि हम चेंज कर सकते हैं, हमने स्ट्रेट लगानी है या डॉटेड लगानी है, क्या लगाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जनाब शेप इफेक्ट्स में। शेप इफेक्ट्स में मेरे पास शेडो है। सो ये शेडो है और शेडो का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम जाते हैं जनाब, ये शेप ऑप्शंस है, यहाँ पे गए और शेडो, और ये शेडो का कलर है, इसको मैंने ब्लू कर दिया। ठीक है जी। सो आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर का शेडो नजर आना शुरू हो गया। इसकी शक्ल जरा सीधी कर लें और इसका कलर भी थोड़ा लाइट कर लें ताकि हमें शेडो का पता लगना शुरू हो। ठीक है जी। और शेप आउटलाइन जो है ना उसका वेट करें हम कम, और इसको डैश इसको भी स्ट्रेट कर दें। ले जी। तो ये देख रहे हैं आप, आपको ब्लू कलर का शेडो नजर आना शुरू हो गया। अच्छा, ये शेडो जो है ना इसका साइज भी आप बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, बड़ा छोटा कर सकते हैं आपको जहां पे लेके जाना है। अच्छा, फिर इसका ब्लर एंगल आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ आ गया, तो आपने जहां पे लेके जाना है। अच्छा जी, फिर आपके पास ऑप्शन है शेप इफेक्ट्स में, इधर से आपने देखना है, इधर से देख लें या वो नीचे से खुला है वहां से देख लें, रिफ्लेक्शन की। जी, इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ हो गई है। इसी तरह आपके पास ग्लो की ऑप्शन है। ये अगर आपने ग्लो करवानी है तो ये आपकी शेप ग्लो करना शुरू हो जाएगी। डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं, साइज और ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन है। अच्छा जी, 3D फॉर्मेट की ऑप्शंस हैं, और 3D फॉर्मेट ये दोनों एक ही पैनल्स हैं। यहाँ पे डिटेल्ड ऑप्शंस हैं, जो राइट साइड पे पैनल खुलता है, और यहाँ पे जरा कम ऑप्शन है। ठीक है जी। ले जरा आप ये देखेंगे, मेरी शेप 3D हो गई है। कलर इसको करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ये देखें, ठीक है जी, ये 3D शेप बन गई है मेरी। अच्छा, और इसकी इसके एंगल्स भी मैं चेंज कर सकता हूँ 3D शेप के। ये रोटेशन में जाऊंगा, इधर से जा सकता हूँ, या यहाँ से मैं 3D रोटेशन में जा सकता हूँ। सो ये मेरी शेप के डिफरेंट एंगल्स भी बनना शुरू हो गए। तो आप डिफरेंट, आपने डैशबोर्ड्स बनाने हैं या आपने कोई मॉडल्स बनाने हैं, उसके ऊपर आप शेप्स को यूज करके डिफरेंट अच्छी सी खूबसूरत प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, नहीं जनाब, उसके बाद वर्ड आर्ट के स्टाइल्स हैं। ये बड़ा पुराना फीचर है। अच्छा, अब ये जो शेप है ना, इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं कुछ। तो ये मैंने इस पे लिखा है, और इसका कलर भी, ये देखें ब्लैक, इसका कलर थोड़ा लाइट करते हैं। ले जी, तो ये मैं शेप के लिए अंदर वर्ड आर्ट के स्टाइल्स यूज कर सकता हूँ डिफरेंट, और आप इवन यहां से इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ से भी आप फॉन्ट्स चूज कर सकते हैं। फिर इसी तरह ये मिडल और ये इसकी अलाइनमेंट भी हो जाती है, साइज भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, फॉन्ट के जो भी आप उसके अंदर लिखेंगे। अच्छा, फिर ये कि आपने अगर इसको अब आपके पास ये जो अलाइनमेंट की ऑप्शंस है ना, ये सिर्फ देखें लिमिटेड सी हैं, या तो वो लेफ्ट राइट होता है या वो मिडल टॉप और वो वाला होता है। अगर आपने इसको और अच्छे तरीके से अलाइन करना है तो आप यहाँ से जाके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें और इसके अंदर अपनी वैल्यू लिखें, और इसके ऊपर आपने अब जो भी करना है वो आप करके, और ये टेक्स्ट बॉक्स भी एक शेप ही है, और इसको जाके आप इसका फिल, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो इसको हमने लेट से ये कर लिया, और ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने उठा के इधर रख दिया। अच्छा, आप देखें वो टेक्स्ट बॉक्स का अपना कलर व्हाइट है तो वो नजर आ रहा है, उसका बॉर्डर भी नजर आ रहा है। तो मैंने फिल उसकी जो है ना वो नो फिल कर दिया। अच्छा, अभी बॉर्डर नजर आ रहा है, तो बॉर्डर को जाके मैं आउटलाइन इसकी कर दूंगा नो। अच्छा, अब ये मैं ना इसको फ्रीली कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ शेप के ऊपर। ठीक है जी, और फ्रीली प्लेस करके आप एक शेप और दूसरी शेप या पिक्चर्स और जो भी चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, आप उनको ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इनकी लेयर्स होती हैं। सो ये मैंने इसको ग्रुप कर दिया। सो अब ये मैं इसको मूव दोबारा करते हैं, दिस एंड दिस,
इसको नहीं करना, इधर और भी कुछ पड़ा है। एक ये और ये देखें, ये ग्रुप हो गया, अब एक इकट्ठी मूव हो गई। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये इसके पीछे चली गई है ये वाली शेप। ठीक है, और इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकता हूँ, ये अब उसके आगे आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से लेयर्स हैं बेसिकली। सो आप एक दो तीन लेयर्स के अंदर चीजें जो है वो अपनी फेंक सकते हैं, आपने उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, और जनाब इसमें क्या बताने वाला है आपको, हाँ एक और बड़ी जबरदस्त चीज है कि ये मैंने शेप पे क्लिक किया। अच्छा मेरे पास यहाँ पे लेट से वैल्यू लिखी हुई 20, तो जी मैंने ये शेप पे क्लिक किया मैंने, और उसके बाद मैं गया हूँ अपनी इस ग्रुप को खत्म करें, अनग्रुप। ये मैंने शेप सेलेक्ट किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे गया हूँ, मैंने लिखा इज इक्वल टू फॉर्मूला बार में जाके और इसके साथ लिंक कर दिया। ये यहाँ से नहीं आप कर सकते, ये इधर से ही होगा। ले जनाब, सो अब ये 20 आना शुरू हो गया और इसको आप बड़ा कर लें। और अब ये 20 की वैल्यू जब चेंज होगी तो शेप के अंदर भी वो वैल्यू जो है वो लिंक होकर चेंज हो रही है। ठीक है, और आप इसको जहां पे मर्जी मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, और इसमें क्या बताने वाला है जनाब आपको। अच्छा जी, बाकी वो उसी तरह टेक्स्ट जो है ना वो उसके भी फिर इफेक्ट्स हैं, उसकी टेक्स्ट की अपनी आउटलाइन है। तो ये अभी इसकी आउटलाइन जो है वो ग्रेइश सी है और हल्का सा उसके ऊपर शेडो आ रहा है। तो आपने उसको टेक्स्ट आउटलाइन को क्लियर करना है। टेक्स्ट के ऊपर भी ऑप्शन है बेसिकली आपके पास। ठीक है, इसी तरह टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म भी होता है, उसकी भी रोटेशंस होती हैं, वो भी 3D शेप में आता है, ग्लो भी होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है और शेडो में भी आता है। ठीक है जी। अच्छा जी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन आ रही है इसी तरह। अच्छा अब अलाइनमेंट के ऊपर आते हैं, आपके साथ अलाइनमेंट और साइज डिस्कस कर लेते हैं। रोटेशंस जो हैं वो ये आपके सामने हैं, फ्लिप्स हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा सिलेक्शन पेन एक आप खोल सकते हैं यहाँ पे, और सिलेक्शन पेन बेसिकली आपको बताता है आपकी जितने ऑब्जेक्ट्स इस वक्त शीट के ऊपर पड़े हुए हैं आप उनको यहाँ से चूज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो आपको क्लिक नहीं कर पाते, चूज नहीं कर पाते, या आपने ग्रुप बनाया हुआ है तो आपको नहीं पता लग रहा आपने किसको चूज करना है, तो आप यहाँ से आगे कर सकते हैं और आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं अपने याद रखने के लिए। ठीक है, आपके पास लेट से 2 ओवल हैं। ठीक है, तो आपको पता नहीं लग रहा अब आपने कौन से ओवल को चूज करना है या उसका कलर चेंज करना है। तो उसके अलावा आप कंट्रोल दबाएं तो आपके पास ये छोटा सा प्लस आ गया है। अब आप इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी इसकी। इसी तरह ये देखेंगे कॉपी बन गई है। ठीक है, सो इस तरह से आप इनकी कॉपीज भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा एडिशनल चीजें भी आनी शुरू हो गई थी। तो मेरे पास अब 2 ओवल्स हैं और मैं लेट से इसको ग्रीन कर देता हूँ। तो अब मैं ये याद रखना चाहता हूँ, तो ये मेरा ग्रीन ओवल है और ये मेरा ब्लू ओवल है। ठीक है जी। नहीं जनाब, आई थिंक दिस इज अबाउट शेप्स। यहाँ तक किसी के क्वेश्चंस हैं प्लीज बताएं, ताकि फिर हम आइकन्स को डिस्कस करें और अपना सेशन जो है वो क्लोज करें। व्हाट्सएप ये 30 आपने लिखा है उसके अंदर। जी जी, ये आपने मतलब उसमें टेक्स्ट बॉक्स पहले एंटर किया है उसके अंदर लिखा था नहीं तो ये आया है या क्या? दोनों दोनों तरह कर सकते हैं, दोनों तरह कर सकते हैं। ये मैंने शेप पे क्लिक किया है, ये मैंने शेप पे क्लिक किया और अब हाँ मैं फॉर्मूला बार में क्लिक करके इज इक्वल टू लिखा और अब मैं यहां से ये वैल्यू उठा लूंगा, ये वैल्यू। ठीक है, और फिर मैं एंटर करूंगा तो ये इसके अंदर आ गई है। ठीक है जी। अब बाकी इसकी मैंने अलाइनमेंट करनी है तो ये सेंटर में ले आऊंगा, और उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स वाली ऑप्शन भी है। टेक्स्ट बॉक्स वाली ऑप्शन ये है कि मैं गया जनाब इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स बनाया मैंने और इसके अंदर भी मैं अच्छा, वो जो वैल्यू वाला जो बॉक्स है उसको फिक्स किया हुआ आपने? नहीं। वैल्यू वाले बॉक्स को, इस 30 को, हम्म। जी जी इसके साथ फिक्स किया हुआ ना। बेसिकली मैंने कहा कि इस शेप के अंदर जो वैल्यू नजर आएगी वो I2 से नजर आए।
I2 से, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप एट अ टाइम एक ही वैल्यू देखना चाह रहे हो सकते हैं ना, आप मल्टीपल वैल्यूज तो देखना चाह भी नहीं रहे हो सकते। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया जनाब, इसको कलर कर लेते हैं ताकि पहचान रहे कि ये है किधर। तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, ठीक है जनाब, इज इक्वल टू और 30, एंटर। तो टेक्स्ट बॉक्स में भी आ गया। अच्छा, अब टेक्स्ट बॉक्स को यूज करने का हमने जो मकसद देखा था ना, वो ये देखा था कि हम एक शेप के ऊपर मल्टीपल चीजें प्लेस कर सकते हैं और उनकी अपनी मर्जी से प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैसे आप शेप के अंदर बैठे ना तो आपके पास क्या है, या आप टॉप, मिडल और बॉटम कर सकते हैं, या आप लेफ्ट, सेंटर और राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको जहां पे मर्जी प्लेस कर लूँ, और मैं एक से ज्यादा एक शेप के ऊपर टेक्स्ट बॉक्सेस भी लेके आ सकता हूँ। और नीट अगर आपने करना है तो आप इसके बैकग्राउंड्स को नो फिल कर दें और इसकी आउटलाइन को भी नो फिल कर दें, तो आपको ये फील नहीं होगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एक अलग से बॉक्स है या शेप का पार्ट है ये चीज। ठीक है जी। सो नाउ अब आपको नहीं पता लग रहा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको फिक्स करना। और जी कोई चीज? बस ठीक है, थैंक यू। जी जैन, आपका कोई सवाल नहीं आज? नहीं, आज नहीं है कोई भी। अच्छा जी, चले, आप थोड़ा सा लेट आए थे, हमने शुरू के अंदर जो है ना वो कुछ ठीक है, डिस्कस किए शेप्स हैं, तो वगैरह क्लियर है। इंशाल्लाह अपलोड होगा तो आप जरूर देखिएगा। टेबल की प्रॉपर्टी ओके ओके, स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ले जी, इलस्ट्रेशंस के अंदर हम आइकन्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, पिक्चर्स जो हैं यार वो भी आप ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं। स्टॉक इमेजेस जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के अपने कुछ पड़े हुए हैं, ऑनलाइन जाके सर्च करनी है सर्च कर लें, अपनी डिवाइस से उठानी है डिवाइस से उठा लें। हाँ, पिक्चर्स के ऊपर एक चीज आपको अच्छी सी बता देते हैं यार। मैंने ये पिक्चर ली है और थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। अच्छा, आप देखें इसके ऊपर जो है ना वो करेक्शंस हैं आपके पास, इस पे इतना क्लियर नहीं पता लग रहा। एक और पिक्चर लेके आते हैं। ले जी, करेक्शंस ये देखें, यहाँ पे सही पता लग रहा है। सो ये देखें, ये शार्पन और सॉफ्ट हो रही है और इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये प्रीसेट्स हैं, आपने बस क्लिक करना है और वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा कलर्स की ऑप्शन है आपके पास पिक्चर्स के ऊपर। ठीक है, तो आप इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं पिक्चर्स के। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आपके पास जनाब आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं। मैंने उसको एब्स्ट्रैक्ट करना है। ये देखें, ये ग्रेन्स आ गए हैं। ठीक है जी, ये ग्रेन्स, ये ग्लास की बैग बन गई है, तो ये वाली ऑप्शंस हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी का फीचर है। अच्छा जी, पिक्चर चेंज करनी है तो ऑब्वियसली ये वाली पिक्चर रिप्लेस हो जाएगी, और ये वाली पिक्चर आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो सारी अगर आपने रीसेट करनी है। अच्छा, फिर पिक्चर के ऊपर आपके पास ये इस तरह से बॉर्डर्स लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये पिक्चर देखें मैंने 3D में प्रेजेंट कर दिया है, ये पिक्चर को 3D कर दिया। ठीक है, और उसके अलावा पिक्चर का बॉर्डर भी लग जाता है। ठीक है जी, आपने जिस मर्जी कलर का बॉर्डर लगाना है बॉर्डर लगा लें, और बाकी फिर उसी तरह से। अच्छा, ये अलाइन का फीचर अभी डिस्कस नहीं हुआ, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और ये भी नहीं हुआ। अच्छा, सो शेप्स हैं या पिक्चर हैं, सो मैं ये हाइट को अगर चेंज करता हूँ, ये देखिए मैंने 5 किया और टैप किया तो उसने विड्थ को भी कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज कर दिया। ये चूंकि स्क्वायर है इस वजह से वो दोनों 5 हो गए हैं। ठीक है जी। इसको लेट से करते हैं तो बस वो एस्पेक्ट रेशो जो है ना वो मेंटेन करेगा जो भी दोनों की होगी। इसको मैं 2 करता हूँ तो ये नहीं चेंज हुआ। इसको आप जाके लॉक कर सकते हैं यहाँ से। शेप के केस में नहीं कर रहा और पिक्चर के केस में चाहिए, मैंने यहाँ पे देने शुरू कर दिए। सो शेप के केस में ये मैं एस्पेक्ट रेशो लॉक करके अब अगर मैं चेंज करूंगा तो नहीं जनाब, अब वो मेरी एस्पेक्ट रेशो उसने मेंटेन कर लिया। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, उसके अलावा ना अलाइनमेंट की ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, तो
सो मैं ये दोनों पिक्चर्स हैं, लेट्स से ये है, इसको मैं इसके सेंटर में लेके आना चाहता हूँ। तो मैंने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने कहा जनाब अलाइन, और मैंने इनको कहा जनाब सेंटर। ये देखिए दोनों सेंटर में आ गई हैं। और अब इनको मैंने कहा अलाइन और मैंने कहा मिडल, तो ये उसके मिडल में आ गई है। ठीक है जनाब। तो ये आप डिफरेंट शेप्स को सिलेक्ट करके आपने उनकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मैनुअली अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल है उसको मैनुअली करना। अच्छा जी, हम पिक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे। पिक्चर के फॉर्मेट में आप गए और ये हमने डिफरेंट चीजें डिस्कस कर ली हैं। अच्छा जी, सिलेक्शन पेन वही है, रोटेशन वही है, अलाइनमेंट वही है। क्रॉप कर सकते हैं आप पिक्चर को, और क्रॉप टू शेप भी कर सकते हैं, और क्रॉप आप मैनुअल भी कर सकते हैं। ये फ्री क्रॉपिंग है। मैं इसको जहाँ पे क्रॉप करना चाहता हूँ, ये मैंने पिक्चर को क्रॉप कर लिया। ठीक है, इतने एडवांस टूल्स जो है वो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर डाल दिए ना एडिटिंग के, कि कमाल हो गया। अच्छा जी, और इसको मैं अगर दोबारा क्रॉप पे क्लिक करूंगा तो मेरी देख रहे हैं कि ओरिजिनल पिक्चर उधर ही पड़ी हुई है, और मैंने अगर वापस जाना है तो मैं वापस भी जा सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हम गए इंसर्ट इलस्ट्रेशंस में, और स्मार्ट आर्ट जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस और लिस्ट को प्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जनाब ये और ये लें जनाब। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमाद और टू और लें जनाब। ठीक है जी। अच्छा, और इनके कलर्स भी आप के पास देखें प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, आप चेंज कर सकते हैं। और नए बुलेट्स ऐड कर रही हैं, ऊपर नीचे करना है। ये देखें फिर डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये देखें। तो ये अक्रॉस, ये जो पिक्चर के और शेप्स के हम टूल्स डिस्कस कर रहे हैं ना, ये अक्रॉस ऑफिस जो एप्स है ना सबके अंदर ही हैं। ये वर्ड में भी आपको ये मिलेंगे, पावर पॉइंट में भी यही मिलेंगे, एक्सेल में भी यही है, इवन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर भी ये फीचर्स पड़े हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ले जनाब, एक चीज मैंने आपको और दिखानी है, और वो ये है कि जनाब मेरे पास ये एक शेप है, और ये शेप आ गई। और क्या था, हाँ जी, सो एक ABCD, ये टेबल है जनाब, और ये इस टेबल के ऊपर हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ये भी हम ग्राफ्स नहीं सीख रहे, मैं आपको फॉर्मेटिंग की चीज बताने लगा हूं बस। मैं जनाब, मेरा पेज लेआउट की टैब है, और इसमें मेरे पास आ रहे हैं थीम्स। ठीक है, ये तीन चीजों के ऊपर अप्लाई होते हैं। Each theme uses a unique set of colors, fonts and effects to create consistent look and feel. So मैंने ये किया जनाब। सो तीन चीजों के ऊपर अप्लाई होते हैं, कलर्स के ऊपर, फॉन्ट्स के ऊपर और इफेक्ट्स के ऊपर। अभी ये भी है, ले जनाब ये देखें, ये मैं होवर कर रहा हूं तो मेरे पास कंसिस्टेंट डिजाइन और कंसिस्टेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ डिफरेंट थीम्स और स्कीम्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर मेरे फॉन्ट्स चेंज हो रहे हैं, कलर्स चेंज हो रहे हैं, और साइजेस चेंज हो रहे हैं, और इफेक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो शेप के ऊपर आपको इफेक्ट्स भी नजर आ रहे होंगे। अच्छा, ये इन तीन चीजों को इस तरह से आप चेंज करते हैं, और आपने इवन अगर वैसे भी कोई कलर लगाया होगा। अच्छा, और ये देखें आपके पास यहाँ पे जो ये कलर की ये स्कीम्स हैं, ये देखें ये भी चेंज हो रही हैं। सो अगर मैंने ये कलर कोई हाईलाइट किए हुए हैं, और यहाँ पे ये मैंने ABC लिखा हुआ है लेट्स से, और अब मैं जाता हूँ पेज लेआउट में और ये चेंज करता हूँ, तो देखें। सो हर थीम के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग कलर्स के अगेंस्ट एक और कॉरेस्पॉन्डिंग कलर पड़ा हुआ है, जो आपकी उसको चेंज करता है। ठीक है, सो आप एक डेटा के लेट्स से मल्टीपल वर्जन्स आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ आप इस तरह से क्विकली उनकी लेआउट जो है उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये क्रॉस चेंज हुए हैं, ये इन सब के भी चेंज हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इस शीट के ऊपर ऑब्वियसली ये देखें, ये इसने इस शीट पे भी कर दिए हैं, और ये देखें ये टेबल के कलर भी चेंज हो रहे हैं।
ठीक है जी, अच्छा जी। ले जनाब, आखिरी चीज हमारी रह गई है। अच्छा, स्क्रीनशॉट जो है ना वो आप अभी इन्होंने इसके अंदर भी डाल दिया, आपने इधर से स्क्रीनशॉट लेके इधर भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ना अब एक स्निपिंग टूल आ गया विंडोज 10 और 11 में। ठीक है जी, सो आप विंडोज लोगो की प्लस शिफ्ट प्लस एस अगर आप दबाएंगे तो ये एनेबल हो जाता है। तो मैं विंडोज शिफ्ट और एस दबाऊंगा तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया। ये फुल स्क्रीन स्निप है और मैंने यहाँ से किया, ये मेरे विंडोज के क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा और मैं यहाँ से दोबारा कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। ठीक है, ये फीचर इन्होंने इधर भी डाल दिया। ठीक है, इधर से आपने क्लिपिंग लेनी है तो आप क्लिपिंग ले लें और आपने ये देखिए ये वही चीज इनेबल होगी। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके अलावा जनाब अब हमारे पास रह गए सिर्फ आइकन्स, और आइकन्स हम जाते हैं और आइकन्स को इंसर्ट करते हैं। नहीं जनाब, ये ऑफिस 365 में तो बड़ा ढेर लगा दिया उन्होंने। लेट्स से मैं जनाब अपना कोई फोन नंबर लिख रहा हूँ, फोन और ईमेल लिखनी है मैंने, और मैं इलस्ट्रेशंस में या आइकन्स में जाके मैंने सर्च किया जनाब फोन और इसको सेलेक्ट किया और मेल मैंने लिखी और लेट्स से ये वाला ले लेते हैं और इन दोनों को मैंने इंसर्ट किया। नहीं जनाब, ये दोनों आ गए हैं और ये ग्राफिक्स इनको कहते हैं आप। और इनका साइज अगर आपने चेंज करना है, ये अभी दोनों सेलेक्ट हुए हैं, ये मैंने साइज चेंज किया। ठीक है जी, और अलग अलग करते हैं। इसको उठा के इधर रखते हैं और इसको उठा के। जनाब ये जो ग्राफिक्स हैं इनके भी अब आप कलर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कॉम्बोज आ गए हैं, अगर आपने वापस जाना है ना तो फिर आप थीम में जाके ना ये ऑफिस की थीम कर लें तो आप ओरिजिनल कलर्स आपके रिस्टोर हो जाएंगे जो हमें यूजली आमतौर पर नजर आते हैं। तो ग्राफिक्स में जाके अब ये देखें, ये मेरे पास कलर्स मेरे रिस्टोर हो गए हैं, ये मैं कर सकता हूँ। और इस ग्राफिक को शेप में कन्वर्ट करना है तो शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अलावा इसके फिल है, आउटलाइन है, इफेक्ट्स हैं, बाकी वही चीजें सारी, क्रॉप है, हाइट है, रोटेशन है, ग्रुप करना है, ग्रुप करने, अलाइनमेंट करनी है, अलाइनमेंट करने हैं, सिलेक्शन पेन है, और लेयर्स के अंदर फ्रंट एंड बैकवर्ड सेंड कर सकते हैं। आइकन्स की बेतहाशा ऑप्शंस हैं, आप ये इधर से ही सर्च करके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और इनके कलर्स भी कर सकते हैं। ले जी, दिस इज ऑल अबाउट शेप्स, आइकन्स एंड पिक्चर्स। और आज हमने बेसिकली जो कवर किया है वो शेप्स, आइकन्स, पिक्स एटसेट्रा, हमने ये चीजें कवर की हैं। उसके अलावा हमने स्टैटिक और डायनामिक रेंजेस देखी हैं, फिल्टर और स्लाइसर देखे, व्हाट इफ एनालिसिस में हमने गोल सीक और डेटा टेबल्स को देखा। नहीं जी, एनी क्वेश्चंस? 6 मिनट है हमारे पास, कोई सवाल है तो प्लीज बताएं। वहाँ से मुझे जो इशू आ रहा था वो रिजॉल्व हो गया है, वो स्टेबल वाला। अच्छा, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। चले, तो बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल मेरा। अच्छा, ये जो वो स्लाइसर्स का आप कह रहे थे कि इसकी हमने कोई डिटेल में भी बाद में देखना है इसको? जी जी, हमने बेसिकली ये सीखना है कि एक स्लाइसर को आप मल्टीपल टेबल्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो आप ठीक है, बटन एक दबाएंगे, बटन एक दबाएंगे और सारे टेबल्स में डेटा फिल्टर आउट होगा। ओ जबरदस्त, ठीक है, ये नेक्स्ट सेशन में आपने कराना ये है। हमने नेक्स्ट सेशन में देखना है, और इसी को यूज करते हुए ना, इसी फीचर को यूज करते हुए हमने बेसिकली हाँ, डैशबोर्ड्स बनाने हैं कि हम जैसे डैशबोर्ड्स पे आप एक बटन पे क्लिक करते हैं ना तो सारा डाटा चेंज हो जाता है। ये चीज हमने ठीक अगले है, सेशन में सीखनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और बड़ी इंशाल्लाह, चले। इजी है, हम ऑलरेडी सारे टूल सीख चुके हैं। अब आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि आपने उनको आपस में लिंक किस तरह से करना है। बस आप लोगों को पिवट टेबल्स भी आते हैं, आप लोगों को स्लाइसर्स भी आते हैं। ठीक है।
ठीक हो गया। चले, मेरा तो और क्वेश्चन नहीं है, बस ये जो प्रीवियस वाले जो सेशंस हैं ये सारे वो जो आपने लिंक्स भेजे हैं उन्हीं को देख के रिवाइज कर लेना। जी 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 बिल्कुल, उन्हीं को देख के आप रिवाइज करें। वो बल्कि मैंने यूट्यूब पे प्लेस कर दी हैं, उनका जो वीडियो प्लेयर है वो ज्यादा अच्छा है। वहां पे आपकी ठीक है, रेजोल्यूशन वगैरह भी सेट हो जाती है, और प्राइवेट लिंक्स हैं और किसी के पास नहीं है ये, सो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, सो जस्ट क्लिक इट एंड यू कैन व्यू इट। चलें, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी।